हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस स्टोरी को अपना प्यार देने के लिए थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही स्टोरी को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 10 तमाचा और तमाशा। अब आगे सामने और कोई नहीं, मिसेज सिंघानिया और तान्या खड़ी थी, जिन्हें देखकर अंजलि का अच्छा खासा मुड का कबाड़ा हो गया। उसने गुस्से में सामने खड़ी दोनों औरतों को देखा, जिनके आंखें शौक के मारे बाहर आने के कगार पर थे। क्योंकि पहले अंजलि बदसूरत मेकअप करके रखती थी, फिर भी उसकी शादी एशिया के सबसे अमीर आदमी के साथ हो गया था। मगर उसके लुक्स के कारण उसके पति उसे कोई भाव नहीं देता था। इस वजह से तान्या समझती थी, भले ही अंजलि राजवीर की कर्ट वाइफ है, मगर वो कुछ ना कुछ करके उसे राजवीर के लाइफ से ठीक बाहर निकाल कर फेंकेगी। उसने मन ही मन बोला, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, मगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे वह सब नहीं मिलता। और नफरत से अंजलि की तरफ देखने लगी। अंजलि उन दोनों को देखकर ही बता सकती थी, वह दोनों उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। जहां तक तान्या के आंखों में सिर्फ नफरत थी, वही मैसेज सिंघानिया की आंखों में नफरत के साथ कुछ और भी इमोशन थे, जिसे अंजलि समझ नहीं पाए। एक बात से तो अंजलि पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि ओ मिसेज सिंघानिया की रियल डॉटर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ना ही उन दोनों का शक्ल मिलता है और ना ही नेचर। और मिसेज सिंघानिया जैसी चालाक और मक्कार औरत कभी भी किसी दूसरे की लड़की को प्यार नहीं कर सकती। और ओहायो खुद की बेटी को छोड़कर एक अडॉप्टेड बेटी को प्यार करते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा सस्पाइसियस है। उसे बस कुछ सबूत की जरूरत है, तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आया। और डेविल स्माइल के साथ मन ही मन बोली, चलो डीएनए सैंपल लिया जाए, और वैसे भी मेरे हाथों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। अंजलि को ऐसे कुछ सोचते हुए देखकर तान्या बहुत ही अच्छी बहन होने का नाटक करते हुए बोली, बहन कैसी हो तुम? एक्चुअली मुझे मॉम से पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, मगर तुम्हें पता तो है ना, मैं राजवीर के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने नहीं आ पाई। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि को जितना अपने पास्ट मेमोरी से पता चला था, तान्या ऐसे ही उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती थी, और हर वक्त राजवीर के आगे उसे नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, और बेचारी अंजलि कुछ कह भी नहीं पाती थी। अंजलि ने मन ही मन बोला, औकात देखी है अपनी, लगती है चुड़ैल जैसी, और चली है उस सेल्फ ऑब्सेस्ड को पटाने। उसे क्या लगता है अपने ये 2.5 किलो का मेकअप वाला चेहरा लेकर उस एक्डू को पटाएगा? यह इस लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अभी इसे बेनकाब करती हूँ। फिर उसने उसे मुस्कुराकर बोली, मेरे पति कहाँ पर है और कहाँ नहीं, ये तुमसे अच्छा मुझे पता है। फिर उसके हाथ को अच्छी तरह से मरोड़कर बोली, आइंदा से मेरे सामने ये झूठे ड्रामा मत करना, वरना तुम्हारे एक कोमल हाथ कुछ करने के लायक नहीं बचेगा। फिर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। अगर टाइम पर मिसेज सिंघानिया उसे नहीं बचती तो शायद बेचारी जमीन पर गिर जाती। तानिया और मिसेज सिंघानिया दोनों ने ही अंजलि से इस एक्शन की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि आज तक अंजलि ने उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला था, चाहे वह दोनों उसे कितना भी परेशान करें। इस वजह से दोनों माँ बेटी की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मिसेज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, ऐसा ही चलाता रहा तो ये लड़की मेरी हाथों से निकल जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अभी मैं इसकी सारी घमंड तोड़ती हूँ। मिसेज सिंघानिया ने गुस्से में अंजलि को देखा और बोला, तुम गवार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे सलूक करने की? अंजलि ने उन दोनों को गुस्से से देखा और बोला, जैसे तुम दोनों मेरे परमिशन के बिना मेरे ही वार्ड में आकर मुझे अपने पति के खिलाफ भड़का रही हो। और फिर मैसेज सिंघानिया की तरफ देखकर बोली, यू मोटी हाथी, तुझे तो पहले ही मैंने बोल दिया था आइंदा से मेरे सामने मत आना, वरना तेरी यह हालत करूंगी कि आईने में खुद को देखकर पहचान नहीं पाएगी। लगता है तूने मेरी बात को हल्के में ले लिया है। अपने आप को मोटा हाथी बोलने पर मैसेज सिंघानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह कुछ बोलना भी चाहती थी, मगर कुछ सोचकर चुप हो गई। तानिया अपनी मॉम को मोटी हाथी बुलाने पर मुंह दबाकर हंस रही थी, मगर उसने फिर अपने आप को एक अच्छी बेटी साबित करने के लिए बोला, अंजलि यह क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारी मॉम है, उनके साथ ऐसी बात मत करो। फिर तानिया की तरफ देखकर बोली, यू मेकअप की दुकान तुम्हें देखकर तो पढ़ी लिखी मालूम होता है, मगर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर बड़ी ही एटीट्यूड के साथ बोली, मैं एक राइस खानदान की इकलौती बारिश हूँ और तुम सिर्फ एक सड़क साफ लड़की, जिसे इस मोटी ने अडॉप्ट किया है। अगर मैं डैड को बोलो ना तो वह तुम्हें एक सेकंड में घर से निकाल देंगे। और तुम मेरे सामने यह इनोसेंट बनने का ढोंग मत करना। और तुझे बड़ी मेरी पति के सामने मिस परफेक्ट बनने का शौक है ना? तो एक बात कान खोल के सुन ले, तू उनके सामने एक जोकर की सिवा और कुछ नहीं है।
शायद ये बात तुझे भी कुछ हद तक पता है, इसलिए ही तो वह तुझे हर वक्त अवॉइड करते रहते हैं। और अपनी ये झूठी पुराण जो तू मुझे सुनती रहती है ना, अगर फिर से सुनाने आया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आप तानिया को अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अंजलि के पास जाकर उसे एक चांटा मारना चाहा, मगर अंजलि ने उसका हाथ मरोड़कर उसे 2-4 चांटे जड़ दिए और साथ में उसके बालों को खींचकर बोली, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे छू पाए। तेरी जैसी 2 कुड़ी की लड़की मैंने बहुत देखे हैं, समझी। उसके बाल खींचकर कुछ बाल सैंपल के लिए अपने पास रख लिया और फिर उसे फर्श पर फेंक दिया जैसे वह कोई गंदी चीज हो। फिर वह मैसेज सिंघानिया के पास पहुंची और उनके बालों को मुट्ठी में भरकर खींचते हुए बोली, तुझे एक बार मना किया था ना, तेरी एक गंदी शक्ल दिखाकर मुझे डिस्टर्ब करने मत आना। अंजलि ने ये सब इतना जल्दी किया था कि मैसेज सिंघानिया कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। मिसेज सिंघानिया हकलाते हुए बोले, मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हारा डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं तुम्हारी मॉम हूं, तुम मेरे साथ यह सब नहीं कर सकती। मिसेज सिंघानिया और कुछ बोल पाती उससे पहले ही अंजलि बोल पड़ी, मॉम माय फुट। तू मेरी कोई मॉम टॉम नहीं है, तू सिर्फ मेरे डैड की बीवी है, समझी। तो मेरे सामने ये झूठा नाटक करना बंद कर। फिर वो मिसेज सिंघानिया के भी कुछ बाल सैंपल के लिए रख लिए थे और उन्हें 2 चांटे लगाकर फर्श पर फेंक दिया। कुछ अंजलि के बात और कुछ मार खाने की वजह से मिसेज सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने मन ही मन बोला, नहीं, मैं इसे कभी भी इसकी असलियत पता नहीं लगने दे सकती, वरना बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि बार के बाहर यह सीन 2 लोग देख रहे थे। एक की आंखों में एडमिशन थी और दूसरे की आंखों में शौक था। ये दोनों और कोई नहीं, राजवीर और उसके असिस्टेंट अमन थे। अमन ने राजवीर से बोल, बस मैम तो पूरी तरह से बदल चुकी है, ना सिर्फ उनका लुक बदला है, उनकी तो एटीट्यूड भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। राजवीर थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोला, ओ वाइफ किसकी है? मेरी वाइफ है और मेरी चॉइस है, इस वजह से उसे तो परफेक्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। अमन चिक चिक कर बताना चाहता था, बस आप इतने झूठे और बेशर्म कैसे हो सकते हो? कुछ दिन पहले ही आपको मेम से डाइवोर्स चाहिए था और अब जब आपको मेम की रियल टैलेंट और ब्यूटी के बारे में पता चला तो आप उनके पीछे पागल सांड की तरह पड़ गए। कैसे बेशर्म इंसान हो आप। अंजलि उन दोनों माँ बेटी को बॉडीगार्ड बुलाकर बाहर फेंकने वाली थी कि तभी उसकी नज़र राजवीर और उसके असिस्टेंट पर गई। वो थोड़ा चौंक गई, मगर फिर खुद को नॉर्मल करके तानिया की तरफ देखकर बोली, देखो तुम्हारा आशिक भी चला आया। मगर यह बात राजवीर को पसंद नहीं आया। उसने मुंह बनाकर बोला, बीबी मैं सब तरफ से ही परफेक्ट हूं और मेरा करैक्टर भी बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए किसी गंदी चीज के साथ मेरा नाम मत जोड़ो। उधर तानिया जो राजवीर के यहाँ पर आ जाने से खुश हो गई थी, राजवीर के इस बात से उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने आप को ठीक करके राजवीर के पास जाकर बोली, वीर तुम आ गए, देखो ये लड़की मेरे और मोम के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है और साथ में हम दोनों को मारा पीटा भी है। तुम इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं तो कहती हूँ कि तुम इसे पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवा दो। इस जैसे सन की लड़की का बाहर रहना ठीक नहीं। राजवीर को ना ही तानिया के मुंह से वीर सुनना और ना ही उसके साथ चिपकना पसंद आया। उसने अपने हाथों से तानिया को खुद से दूर धक्का दिया और बेचारी तानिया मुंह के बल फिर से फर्श पर गिर गया। अब तो उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे क्योंकि उसका घुटना छिल गया था। अंजलि यो की खुद के लिए सन की वर्ड यूज होने से थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, मगर जब उसने राजवीर का एज यूजुअल एरोगेंट बिहेवियर जो कि वह बचपन से देखती आ रही है देखा, और उसने मन ही मन बोला, ए इंसान कभी भी नहीं बदल सकता। एक लड़की के साथ ऐसे जानवरों जैसे बर्ताव कौन करता है? अब अंजलि को कौन समझाए कि थोड़ी देर पहले इन दोनों माँ बेटी के साथ वह तो जानवरों से भी ज्यादा बुरा सलूक कर रही थी। मिसेज सिंघानिया जिसके लाइफ में उनकी बेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही अपनी बेटी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव होते हुए देखा, वह किसी शेरनी की तरह राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर ये तुमने सही नहीं किया। मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारी मॉम भी चाहती है कि तुम अंजलि को डिवोर्स देकर तानिया से शादी कर लो, इसलिए तुम तानिया के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। राजवीर ने उन्हें देखकर गुस्से से बोला, मैं इससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव कर सकता हूं। तुमने क्या सोचा तुम्हारी इस जोकर बेटी के साथ में शादी करूंगा? और फिर तानिया की तरफ मुड़कर बोली, मेरे जैसे परफेक्ट इंसान तुम जैसे घटिया लड़की से कैसे शादी कर सकता है? ये बात तुमने अपनी मटर जैसी दिमाग में आने भी कैसे दिया? या फिर तुमने कभी आईने में अपना शक्ल नहीं देखा? चुड़ैल की बहन लगती हो तुम। फिर सीरियस टोन में उन दोनों को देखकर बोली, और तुम दोनों माँ बेटी का ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, उससे मेरी मॉम को दूर रखना,
वरना तुम दोनों का ऐसी हालत करूंगा कि पूरे इंडिया में मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ूंगा, इसलिए जितना हो सके मेरे मॉम से और मेरी वाइफ से दूर रहना। तानिया को राजवीर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो फिर से राजवीर के पास जाना चाहती थी, मगर मिसेज सिंघानिया ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और आंखों से कुछ इशारा किया। तो तानिया मासूम होने का ढोंग करते हुए बोली, राजवीर तुम मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते। आंटी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह हम दोनों की शादी करवाएंगे। तुम अब अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। राजवीर को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और वह तुरंत तानिया को पकड़ के 2 कसके चाटा जड़ दिए। फिर राजवीर ने दांत किटकिटाते हुए बोला, ना तो मैंने तुम्हें कभी मुंह लगाया है, ना ही मैंने तुम्हें कभी कोई प्रॉमिस किया है। तुम ही वह बेशर्म लड़की हो जो हर बार दुम हिलाते हुए मेरे पीछे चले आते हो। और तुम जो डर्टी ट्रिक्स मेरे वाइफ के साथ खेलती हो, तुम्हें लगता होगा कि मुझे ये सब नहीं पता, मगर मुझे हर बात पता है। उसकी यह बात सुनकर तानिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रुयासी आवाज में बोली, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? वीर, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है, मगर बीच में अंजलि की तरफ इशारा करके ये लड़की आ गई। इसकी वजह से हम दोनों जुदा हो गए। इसे जीने का कोई हक नहीं। फिर तानिया इधर उधर देखने लगी कि उसे कुछ तो मिले जिससे वो अंजलि को मार सके। तभी उसे फ्रूट बास्केट के पास एक चाकू नजर आया। वो चाकू लेने जा ही रही थी, तभी अंजलि ने पहले ही उसकी टांगों के बीच अपने टांग अड़ा दिया, जिससे तानिया मुंह के बल गिर गई। और फिर बैठकर उसके बालों को खींचते हुए बोली, ना 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 बहन, कोई होशियारी नहीं। तुम जिस कॉलेज में साइको बनी हो, मैं उसे कॉलेज की प्रिंसिपल का टीचर हूँ, इसलिए मैं तुमसे भी बड़ा वाला साइको हूँ। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी साइको की तरह थी। फिर अंजलि हवा की स्पीड में फ्रूट बास्केट के पास जाकर वहां से चाकू उठाकर तुरंत तानिया के पास वापस आ गई और किसी सन की विलेन की तरह उसके फेस पर चाकू घूमने लगी और थोड़ा सा चूहा भी दिया। और पागलों की तरह हंसकर बोली, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे इस बदसूरत मुंह को और भी ज्यादा बदसूरत बना दूं? फिर तो तुम्हें कोई आमिर बुद्ध भी नहीं मिलेगा। और फिर पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे वार्ड में गूंज रही थी। मिसेज सिंघानिया भी उसकी यह रूप देखकर डर गई और साथ में बॉडीगार्ड ने उन्हें कस के पकड़ रखा था, इस वजह से वह चाहकर भी अपने बेटी को नहीं बचा पा रही थी। उधर अमन अपनी लेडी बॉस की यह खूंखार रूप देखकर डर से कांप रहा था और पास में खड़े अपने बॉस को देखा, जो कि बड़े ही खुश नजर आ रहे थे और चमकते हुए आंखों से अपनी बीवी को देख रहे थे, जैसे आंखों से कहना चाहते हो, देखो मेरी बीवी कितनी ज्यादा औसम है। तानिया डर के मारे फिर से राजवीर की तरफ इशारा करके बोली, वीर मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे मार देगी। तो राजवीर ने अपने कंधे उचकाकर बोला, पहले तो मुझे मिस्टर कपूर बुलाना सीखो। और फिर एक प्राउड स्माइल के साथ बोला, मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा औसम है और जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। उसकी यह बात सुनकर अंजलि के साथ साथ तानिया और मिसेज सिंघानिया भी शॉक हो गए। अंजलि ने मन ही मन बोला, ये कड़वा करेला कब से दूसरों के तारीफ करने लगा। मिसेज सिंघानिया ये सब और सह नहीं पाए। उन्होंने राजवीर की तरह देखकर बोला, राजवीर इस लड़की के बातों पर मत आओ। ये लड़की बहुत ही ज्यादा शातिर है। यह अब तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा रही है। इसे जितना जल्दी हो सके डाइवोर्स दे दो, वरना ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। राजवीर मिसेज सिंघानिया को शक भरी नजरों से देखकर बोली, क्या सच में अंजलि आपकी सगी बेटी है और तानिया अडॉप्टेड? आपकी बिहेवियर से तो मुझे सब कुछ उल्टा लग रहा है। राजवीर की यह बात सुनकर मिसेज सिंघानिया अपने नजर चुराने लगे और हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं बस सही और गलत का साथ दे रही हूँ। चाहे अंजलि मेरी अपनी सभी बेटी क्यों ना हो, मगर तानिया उससे लाख गुना बेहतर है, ये बात सबको पता है। राजवीर ने एक रूड टोन के साथ बोला, यह मेरी लाइफ है और मुझे क्या करना है और क्या नहीं यह मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जिसे आप मैनिपुलेट कर सको। फिर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, कहीं मेरा डाइवोर्स करवाते हुए आपका खुद का डाइवोर्स ना हो जाए। फिर दोनों बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करके क्लीन द मैस। तानिया और मिसेज सिंघानिया बहुत रिक्वेस्ट करते रहे, मगर बॉडीगार्ड खींचते हुए उन दोनों को ले गए। तानिया की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। गालों पर थप्पड़ों के निशान थे और गाल थोड़े सूजे हुए थे और मिसेज सिंघानिया के दोनों गालों पर भी थप्पड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जाते वक्त मिसेज सिंघानिया ने उन दोनों को देखकर बोली, रेडी रहना अंजलि, हमने जो बेइज्जती सही है इसकी 10 गुना में तुम्हें लौटने वाली हूं। तारांकन, तो क्या लगता है आपको क्या होगा मिसेज सिंघानिया का नेक्स्ट प्लान? और क्या सच में राजवीर और अंजलि का डाइवोर्स हो जाएगा? 11 इंपॉर्टेंट फाइल और कुछ पुराने राज। अब आगे
उन दोनों माँ बेटी के जाने के बाद अंजलि शक भरी नजरों से राजवीर को देखकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो राजवीर ने भी उसी के टोन में जवाब दिया, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? यह मेरा बीवी का बाड है और साथ में वह बीमार भी है, तो एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मुझे तो उसकी देखभाल करना चाहिए। अंजलि अपने सिल्वर आइज नचाकर बोली, तब तुम कहाँ पर थे जब तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी कोमा में थी? तो राजवीर ने एक सर्द लहजे में बोला, तब तुम्हारा परफेक्ट हस्बैंड भी कोमा में था, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो तुम्हारे होश में आने से 2 वीक्स पहले ही होश में आया हूँ, और जब मैं होश में आया तब मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था और चाह कर भी अपने मन को नहीं मना पाए तुमसे मिलने के लिए। अंजलि को भले ही राजवीर के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर अंजलि के अंदर रहने वाला सौरभ को जरूर पता था कि राजवीर जैसा भी हो मगर वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। अगर वो ठीक होता तो जरूर अंजलि का ऐसा बुरा हाल है सुनकर राजवीर जितना भी बिजी क्यों ना हो या फिर जितना भी उसे नफरत क्यों ना करता हो, एक बार अंजलि को देखने जरूर आता। मगर कुछ बड़ा जरूर हुआ है जिस वजह से राजवीर नहीं आ पाया। मुझे पता करना पड़ेगा आखिर इस कड़वे करेले के साथ क्या हुआ है। तो फिर अंजलि ने बोला, ठीक है चलो, मैं मान लिया कि तुम मुझे देखने के लिए आए हो। फिर बेड से उठकर चारों तरफ खुद को घुमा घुमा कर उसे दिखाकर बोली, अब तुमने मुझे देख लिया, अब निकलो यहाँ से। राजवीर जो उसकी पतली कमर को देखने में बिजी था, जो कि उसके हॉस्पिटल गाउन में थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था, और जब वह घूम घूम कर उसे दिखा रही थी तो उसका गोरा कमर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, और राजवीर की नज़र सिर्फ उस पर ही था। मगर उसकी बात सुनकर फिर उसे होश आया। राजपूत ने परेशान होकर बोला, तुम ऐसे घूमा मत करो, तुम्हारे सर पर चोट लगी है, कुछ हो गया तो अंजलि ने मुंह बनाकर बोला, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं और अपने फेवरेट हीरो का मूवी भी देख रही थी। मगर वह दोनों चुड़ैल माँ बेटी मेरे पूरे मूड का कबाड़ा करके चली गई। तब जाकर राजवीर की नज़र उसके बेड पर पड़ी जहां पर लैपटॉप पर कुछ चल रहा था, और वह देखकर उसके आंखें सर्द हो गया। इसमें सौरभ का एक मूवी चल रहा था जो कि उसका सबसे पहला मूवी था। राजवीर ने उसे देखकर बोला, क्या तुम्हें सौरभ बहुत ज्यादा पसंद है? क्या तुम उसकी फैन हो? सौरभ अभी की अंजलि थोड़ी बहुत राजवीर की तरह ही थी, क्योंकि बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े हैं, इसलिए दोनों के क्वालिटी एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए थे और बहुत सारे मामलों में दोनों सिमिलर भी थे। उसे भी खुद की तारीफ करना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने चमकती हुई आंखों के साथ बोला, नेकी और पूछ मुझे सौरभ बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट अगर सौरभ कभी मुझे प्रपोज करे ना तो मैं उसे शादी के लिए भी हाँ बोल सकती हूँ। अंजलि यह बोलना चाहती है कि उसे कोई लड़के की जरूरत नहीं है, वह खुद ही खुद के लिए काफी है। मगर इसका इनर मीनिंग राजवीर ने कुछ और ही निकला। इसकी और मेरी शादी हम दोनों के दादाजी ने जबरदस्ती करवा दिया था, और साथ में पहले तो अंजलि मुझे जानती तक नहीं थी, तो इसका मुझे प्यार करना इम्पॉसिबल है। क्या ये लड़की सौरभ से प्यार तो नहीं करती थी, इस वजह से ऐसा घटिया मेकअप अपने मुंह पर लगा कर रखती थी, और साथ में जानबूझकर मेरे सामने ऐसी इरिटेटिंग बिहेवियर करती थी जिससे तंग आकर मैं इसे डाइवोर्स दे दूं, क्योंकि रातों रात ना ही किसी का लुक और पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। ये सोचकर ही राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। भले ही सौरभ राजवीर का कितना क्लोज क्यों ना हो या फिर राजवीर का कितना ही अच्छा दोस्त रह चुका हो, मगर फिर भी उसे जलन हो रही थी। ये सोच सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था कि वह अंजलि का पहला प्यार नहीं है। उसे इस बात की भी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि जिस औरत को वो प्यार करता है उसके दिल में कोई और बसता है। तभी उसके कानों में फिर से अंजलि की खनकती हुई आवाज आए, इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने के बाद में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाली हूँ, और वह भी सौरभ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और चाहते हुए बोली, और ट्राई करूंगी कि सौरभ की मैनेजर नैना ही मेरी मैनेजर बने। अंजलि की यह बात सुनकर राजवीर का चेहरा तवे के निचले हिस्से जैसा काला पड़ गया, क्योंकि इन कुछ घंटे में राजवीर अंजलि को लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव बन गया था, और टाइम के साथ साथ उसकी पजेसिवनेस अंजलि को लेकर और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। और इन सब से बेखबर अंजलि कुछ ना कुछ राजवीर को गुस्सा देने वाला बात बोल रही थी। राजवीर अब खुद का कंट्रोल खो दिया और थोड़े शक्ति के साथ बोला, तुम चाहे कुछ भी कर सकती हो मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करोगी। तो अंजलि ने भी उसी के टोन में उसे जवाब दिया, क्यों नहीं कर सकती मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन? यह मेरी लाइफ है और मैं जैसा चाहूं वैसे चल सकती हूं। मैं खुद की मर्जी के मालिक हूं, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर राजवीर ने अपना लहजा थोड़ा सा नर्म करके बोली, देखो अंजलि, तुम कपूर परिवार की हेड की वाइफ हो,
तुम इस वजह से चाह कर भी कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं कर सकती। अब मेरी मॉम को ही देख लो, जब उन्होंने कपूर फैमिली में शादी किया था तब वह एक इंटरनेशनल मॉडल थी, मगर शादी करने के बाद उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। अब उन लोगों की डाइवोर्स हो गई है, इस वजह से वह फिर से अपनी करियर शुरू कर रही है। मगर तुम अभी मेरी वाइफ हो, इस वजह से तुम्हें कपूर फैमिली का रूल्स मानना होगा। तो फिर अंजलि ने अपनी आंखें नचाते हुए बोला, अगर मैं इस बजे को ही खत्म कर दूं तो। अब राजवीर को अपना गुस्सा कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा था। उसने अपने व्हीलचेयर को घूमते हुए अंजलि के पास गया और उसे हाथों से पकड़कर अपने गोद में बैठा लिया और उसको चीन से पढ़कर 15 मिनट तक एक पैशनेट किस किया। उसके बाद उसे छोड़ दिया और फिर एक सेडिक्टिव वॉइस में बोला, आप बताओ क्या बोल रही थी। अंजलि फिर से बोली, मैं तुम्हें दाएं इतना ही बोल पाई थी कि तभी राजवीर उससे फिर से किस कर लिया। ये सिलसिला लगातार 5 बार चलता रहा। अब अंजलि ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया था और साथ में उसने उसके गोद में बैठकर स्ट्रगल करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि बेचारे राजवीर का निचला हिस्सा एक्टिव हो चुका था और एक लड़के होने के कारण अंजलि के अंदर के सौरभ को बेचारे की सिचुएशन समझ में आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके गोद में बैठा हुआ था। दोनों के ही फेस ही रेड हो चुके थे और दोनों ही इस ऑकवर्ड सिचुएशन में कुछ बोलना नहीं चाहते थे। राजवीर का सेक्रेटरी अमन तो कब का वहां से चला गया था और उसके हाथों में जो इम्पोर्टेंट फाइल था उसने वह अंजलि के पास के वेबसाइट टेबल पर रख दिया था। थोड़ी देर बाद जब राजवीर नॉर्मल हो गया तो अंजलि उसकी गोद से उठाना चाहती थी, मगर राजवीर ने उसे उठने नहीं दिया। उसने घूरते हुए उसे देखा और बोला, यहीं पर चुपचाप बैठी रहो, वरना आगे में जो करूंगा वह तुम सह नहीं पाओगी। अंजलि बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो सौरभ बैठा हुआ था उसने मन ही मन राजवीर को 1000 गाली देकर बोला, अरे बुड़बक इंसान, में भी तेरी तरह ही एक लड़का हूं और तुम मुझे किस कर रहा है। छी छी थू थू, मेरा इतने वर्षों तक वजन रहने का क्या मतलब, जब एक लड़का ही मुझे बलात्कार करे। और फिर इनविजिबल तरीके से मन ही मन रोने लगी। अंजलि यह सब सोच रही थी कि तभी उसके थाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ और राजवीर फ्लटी तरीके से उसके कान में जाकर फूंक मारते हुए बोला, क्या बात है जाने मन, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। अंजलि मन ही मन, आरे सुअर की औलाद, तू मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कर, तू एक गे बनता जा रहा है। वैसे ही बचपन से हम लोगों को सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बुलाते थे, अब मैं ऑफिशियली तेरी बीवी भी बन गई। मुझे लगता है कि यह सब उन सब फेन गर्ल की बद्दुआ है जिन्हें मैं भाव नहीं देती थी। अंजलि ने अब इरिटेट होकर राजवीर से बोला, मुझे परेशान करना बंद करो और किस काम से यहाँ पर आए हो वह बोलो। तब राजवीर को याद आया कि वह कौन सी इंपॉर्टेंट काम करने यहाँ पर आया था, तो उसने अपनी नज़र इधर उधर घूमकर देखा तो उसे दिखाई दिया कि उसका असिस्टेंट कब का यहाँ से जा चुका है। फिर उसे वह इंपॉर्टेंट फाइल दिखा। उसने अंजलि को बोला, वह फाइल लो और उसे पढ़ो। फिर उसने अंजलि को अपने पकड़ से रिलीज कर दिया। अंजलि को छोड़ने का राजवीर का कोई इरादा नहीं था, मगर उसे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। अंजलि को भी राजवीर की पकड़ से आज़ाद होकर अच्छा नहीं लग रहा था। प्यार के फूल दोनों तरफ ही खिल चुके हैं, किसी को पता है और किसी को नहीं पता। सिंघानिया हाउस। तानिया और मिसेज सिंघानिया घर आ चुके थे। तानिया की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। मिसेज सिंघानिया ने उसकी अस्पताल से ही मरहम पट्टी करके लेकर आई थी। उन्होंने प्यार से तानिया की तरफ देखकर बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, बचपन से लेकर आज तक तुम्हें हर वो चीज़ मिली है जो तुम्हें चाहिए था और आज भी तुम्हारी मॉम तुम्हें वह चीज़ जरूर ला कर देंगी। तानिया ने वहां पर रखा एक महंगा फ्लावर बास जमीन पर फेंक के मारकर बोला, कब मॉम कब देंगे आप मुझे राजवीर। मैं हर वक्त आपसे ये झूठे वादे सुनकर पक चुकी हूँ। आपको तो पता है ना, मैंने जब बचपन में राजवीर को देखा था मैं उसे पसंद करने लगी थी। आपने भी बोला था कि आप मेरी शादी के बाद राजवीर के मॉम से करोगे, मगर उससे पहले ही उस चुड़ैल ने मुझसे वह हक छीन लिया। चुरा के ले गई उसने मेरे राजवीर को और वह पागल की तरह अपने बालों को खींचते हुए वहां पर ही बैठकर रोने लगी। पास में खड़े सर्वेंट ये सब देख रहे थे। मैसेज सिंघानिया बहुत अच्छे से जानती थी कि यह सब उनके पति के वफादार हैं, ना कि उनके, और इन लोगों के सामने तानिया का ऐसा सीन क्रिएट करना सही नहीं है। इस वजह से उन्होंने तानिया के कान में कुछ कहा, जिससे तानिया का एक्सप्रेशन पहले से कुछ हद तक नॉर्मल हो गया और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर मिसेज सिंघानिया ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरा और बोली, टेंशन मत लो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। बहुत स्टेटस की शो ऑफ करती है ना वह लड़की, अब मैं तुम्हें उससे भी बड़ी पोजीशन दूंगी, तुम उससे भी ऊंची खानदान की बारिश बनने वाली हो, वह भी इकलौती। अपनी मॉम की बात सुनकर तानिया की आंखें चमकने लगी और उसने अपनी मॉम को हक करके बोला, सच में मॉम, क्या सच में ऐसा हो सकता है।
बचपन से अडॉप्टेड सुन सुनकर मेरे कान थक चुके हैं। मुझे बहुत ज्यादा लो फील होता है जब सब लोग मुझे अडॉप्टेड करते हैं। तो मिसेज सिंघानिया ने प्यार से उसे बोला, रुको मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। और फिर अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद ही दूसरी तरफ से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर महिला की मधुर आवाज मोबाइल में सुनाई देने लगा। फिर मैसेज सिंघानिया ने बोला, तुम बरसों से जिसे ढूंढ रही हो वह मेरे पास है। अगर तुम्हें वह चाहिए तो शाम के 5 बजे मुझे ब्लू मून कैफे में आकर मिलो। मैं तुम्हारे साथ फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। उस इंसान से बात करते वक्त मिसेज सिंघानिया बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और रूड नजर आ रही थी, और उनके आंखों में नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे और चेहरे पर शातिर मुस्कान। कॉल कट करने के बाद उन्होंने पागलों की तरह हंसकर बोली, अंजलि मेरी प्यारी बेटी अंजलि, अब होगा तुम्हारा अंत, वह भी तुम्हारी ही अपनों के हाथ से। तारांकन, क्या लगता है आपको क्या है उस फाइल में जो राजवीर ने अंजलि को दिया है? 12 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का राज। अब आगे सिंघानिया हाउस। तानिया अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम आप किससे बात कर रही थी? तो मिसेज सिंघानिया नफरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से तुम्हारे पापा और मेरे बीच आज इतनी सारी गलतफहमियां हैं कि वह मुझे देखना ही नहीं चाहते। और एंटी डिप्रेशन पील लेते हुए मैं एक मोटे हाथी की तरह बन गई हूं। क्या कोई मुझे देखकर बता सकता है कि मैं एक टाइम में एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी? तो तानिया ने अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा था ना आपको, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्वीन बनूंगी और आपका अधूरा सपना पूरा करूंगी। ये बोलते वक्त तानिया की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, जैसे वह सच में मूवीवुड की क्वीन बन चुकी हो। और मैंने राजवीर की मॉम आंटी जी से बात भी कर लिया है, वह भी मान गई है मुझे राजवीर के एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्वाइन करवाने के लिए, और मुझे वहां पर कोई ऑडिशन भी नहीं देना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि वो ट्राई करेंगे कि कंपनी का सबसे फेमस मैनेजर मिस बॉस के अंदर ही में साइन हो पाओ। मुझे पता है कि वह थोड़ी सी रूड है, मगर आंटी जी अगर बोल देंगे तो शायद मुझे अच्छे से बात करें। और फिर मैं सिंघानिया खानदान से हूं, मुझे थोड़ी ना किसी की हुक्म सुनने की आदत है। तो मिसेज सिंघानिया ने उसे घूरकर बोला, अब तुम सिंघानिया परिवार की नहीं किसी और खानदान की बारिश बनने वाली हो, जिसके हैसियत सिंघानिया खानदान से भी ज्यादा होती। तब तुम्हें अपने सपने पूरी करने के लिए राजवीर की मॉम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह लोग ही तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम बस देखते रहो, तब तुम चाहो तो नैना को भी अपनी मैनेजर बना सकती हो। तानिया खुश होकर अपनी मम्मी से बोली, सच में क्या मॉम, आप मुझे झूठी दिलासा तो नहीं दे रहे ना? तो मिसेज सिंघानिया ने गुस्से में उसे घूर के बोला, क्या तुम्हें मैं शक्ल से पागल दिखती हूँ जो कुछ भी बोलती रहूंगी? तो फिर तानिया थोड़ी सी क्यूरियस होकर बोली, पर मॉम उनके साथ मेरा क्या लेना देना? अगर वह औरत आपके दुश्मन हुई तो वह तो मेरी भी दुश्मन हुई ना? तो मैसेज सिंघानिया हंसते हुए बोली, बेटा तुम अब उस औरत को मॉम बुलाओगी? फिर तानिया थोड़ी सी सीरियस होकर बोली, पर मेरी मॉम तो आप हो, तो मैं उन्हें क्यों मॉम बोलूं? तो मैसेज सिंघानिया शातिर तरीके से मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें उसकी बेटी बनाने वाली हूं। मॉम आप मुझसे मजाक करना बंद कीजिए, आप उन्हें बोलेंगे कि मैं उनकी बेटी हूं और वो मान भी लेंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मिसेज सिंघानिया ने तानिया को कुछ बोला जिसे सुनकर तानिया की आंखें भी लालच से मुस्कुराने लगी। और फिर उसने मिसेज सिंघानिया की तरफ देखकर बोला, आप टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं अगर एक बार उस घर में घुस गई तो मैं आपके बदला लेने में पूरी की पूरी मदद करूंगी। दूसरी तरफ अंजलि का हॉस्पिटल वार्ड। अंजलि बड़े ध्यान से उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को देख रही थी जिसे उसने शादी के पहले साइन किया था। उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी के मारे चौड़े हो गए। उसने घूरते हुए राजवीर को देखा और बोला, क्या मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को शादी से पहले साइन किया था? तो राजवीर ने उसे घूरकर बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने इसे साइन किया था या नहीं? तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बोला? तो अंजलि ने अपने आप को मन में हजारों गाली देते हुए मन ही मन बोला, कितनी बुद्धू है यार ये लड़की। तो अंजलि ने बोला, नहीं नहीं मुझे तो सब याद है, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। मेरी जैसी एक परफेक्ट और सुंदर लड़की को कैसे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो सकती है? राजवीर को अगर ध्रुव ने नहीं बताया होता कि अंजलि के सर में चोट लगी है और वो अपने पास्ट की सारी बातों को भूल चुकी है, तो शायद राजवीर अंजलि की एक्टिंग से मान लेता कि अंजलि उससे सच बोल रही है। राजवीर ने अंजलि को देखकर मन ही मन बोला, देखो तो इस झूठी औरत को झूठ भी बोल रही है और वह भी अदा के साथ, लेकिन लग बड़ी प्यारी रही है। राजवीर उसे प्यार से निहारने लगा। फिर अंजलि ने उसे शक भरी नजरों से देखकर बोली, अगर यह एग्रीमेंट हमारी शादी के दिन से वैलिड हुआ है तो तुम मुझे डाइवोर्स देने की बात क्यों करते थे?
अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे देते तो तुम्हारे सारी प्रॉपर्टीज तो मेरे नाम हो जाती और मैं तो महा अमीर औरत बन जाती। तब सिर्फ मेरे पास पैसा ही पैसा होता। तो राजवीर ने बड़े ही कैजुअल तरीके से बोल, हाँ मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देता और फिर से अपना एक अलग अंपायर खड़ा कर देता। और मेरे प्रॉपर्टी देने के बाद भी मेरे पास तो कपूर फैमिली की आधी प्रॉपर्टी अभी भी रह जाती और मेरे मॉम भी तो अपने परिवार की एकलौती बारिश है, तो उनके पास भी तो प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, तो मेरा तो कोई घाटा नहीं होता। तो अंजलि उछलकर बोली, तो ठीक है ना, दे दो ना डाइवोर्स। मैं तो तैयार हूं और मैंने तो पेपर्स भी बनवा लिया है। मैं अभी उसे कॉल करती हूं जल्दी आने के लिए। और फिर वो अपना मोबाइल ढूंढने लगा। उसने एक्साइटमेंट में ये ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी बातें सुनकर राजवीर का चेहरा किस हद तक गुस्से से लाल हो गया है। राजवीर ने खुद को मन ही मन 1000 बार समझाया और बोला, कंट्रोल राजवीर कंट्रोल, अगर तूने इसे गुस्से के साथ हैंडल किया तो ये तुझसे दूर भाग जाएगी और तेरे जैसा परफेक्ट पति इसे कहीं और नहीं मिलने वाला, इसलिए तुझे एक कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। फिर राजवीर ने शातिर तरीके से मुस्कुराकर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, तुमने शायद अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है। अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होता तो ये बात मुझे नहीं बोलती। अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दिया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और ऊपर से तुम्हारे वजह से मेरा प्यार भी फ्रैक्चर हो चुका है और तुम्हें मुझे वापस से अपने पैरों पर खड़ा भी करना है, इसलिए रेडी हो जाओ। अगर तुमने फिर से मुझे डाइवोर्स देने का सोचा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ यही केस दर्ज करने वाला हूं कि तुम्हारे वजह से मुझे मेंटली डिस्टर्ब होना पड़ा, जिस वजह से गुस्से में ड्राइव करने के बाद मेरे पैर की ऐसी हालत हो चुकी है। तो अगली बार कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। समझ में आया जाने मन? और आंख मार दिया। अंजलि का मुंह बन गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे यार यह कहाँ फंस गया मैं। अब मुझे इस कड़वे करेले के साथ क्या पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैं मेरी प्रॉपर्टी से एक भी हिस्सा इसको नहीं देने वाली। वैसे भी इसके पास प्रॉपर्टी का खजाना है और मेरे पास तो थोड़े बहुत है। अच्छा हुआ एक गिरीश लेट आ रहा है, उसके आने से पहले इस एक्डू को मैं यहाँ से भेज दूंगा। फिर उसे बुलाऊंगी और मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी भावेश के नाम जब ट्रांसफर कर दूंगी। और मुझे तो वापस से अपनी मॉम की प्रॉपर्टी भी लेनी है। ये सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर कुछ सोचकर उसके माथे पर फिर से टेंशन की लकीरें आने लगी, क्योंकि अब तक की ऑब्जर्वेशन से उसे लगा कि अंजलि की लाइफ इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मगर उसे समझ में नहीं आया कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड और अच्छी होने के बाद भी किस वजह से उसने कभी भी राजवीर के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं आने दिया। अगर राजवीर को पहले ही उसकी रियल आइडेंटिटी और खूबसूरती के बारे में पता होता तो राजवीर तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता, क्योंकि अंजलि बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। उसके बारे में आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। सौरभ को बस इस बात की दिक्कत हो रही थी कि अंजलि के पास उसका पूरा मेमोरी नहीं है, इसलिए इसे नहीं पता था कि अंजलि की रियल आइडेंटिटी क्या है और उसके रियल मॉम डैड में कौन है। वो 100% श्योर थी मिसेज सिंघानिया उसकी मॉम नहीं है, मगर राज सिंघानिया के बारे में अभी वो कुछ नहीं जानती थी। उसे पहले राज सिंघानिया से मिलना होगा और कैसे भी करके उनका ब्लू या हेयर सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उस कामचोर गिरीश को डीएनए सैंपल भी तो देना है टेस्ट करवाने के लिए। पता नहीं कहाँ मर गया है ये नालायक। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि राज सिंघानिया बहुत ज्यादा बिजी रहते थे इसलिए वह बहुत ही कम घर आते थे, मगर अंजलि के दादाजी ओल्ड मिस्टर सिंघानिया से तो वह मिल ही सकती थी और उनका सैंपल लेकर वो डीएनए टेस्ट करवा सकती है। तब उसे अंजलि के बैकग्राउंड के बारे में कुछ तो अंदाजा हो ही जाएगा। मगर उसे समझ में नहीं आया कि इतने दिनों तक वो अस्पताल में एडमिट थी और उसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी ये दोनों उससे क्यों मिलने नहीं आए। शायद उन दोनों माँ बेटी ने ही कुछ किया होगा। मुझे जल्द से जल्द उन दोनों से मिलना होगा ताकि मैं दोनों माँ बेटी को अपने रास्ते से हटा सकूं। तभी उसके कानों में राजवीर की रूड और एरोगेंट वॉइस सुनाई दिया, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कभी भी तुम्हारे मुंह से डाइवोर्स शब्द नहीं आना चाहिए। और दूसरा, तुम मुझे दूसरी मर्दों के आसपास घूमती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। और तुम ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसने का प्लान बना रही हो ना, उस प्लान को अपने मन में फिर से कभी आने मत देना। अगर मुझे पता चला कि फिर से तुम्हारे इस खुरपती दिमाग में ये सब उल्टा सीधा प्लान आ रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अंजलि ने घूरकर राजवीर को देखा और बोला, क्यों, क्या बुराई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? क्यों नहीं जा सकती मैं? तुम्हारा भाई भी तो वहां पर काम करते हैं और तुम्हारा भाई तो एक बॉलीवुड का बहुत ही फेमस एंड टैलेंटेड एक्टर है। मैं मानती हूं कि वो सौरभ जितना टैलेंटेड और हैंडसम नहीं है, मगर फिर भी बहुत टैलेंटेड तो है।
देखना, मैं एक दिन सौरभ से भी अच्छी एक्ट्रेस बनूंगी और मैं हॉलीवुड में भी जाऊंगी और चारों तरफ मेरे ही नाम के चर्चे होंगे। अंजलि अंजलि और बहुत सारे फैन्स होंगे मेरे पास। सब लोग मेरे लिए मर मिटने को तैयार होंगे जैसे वह लोग सौरभ के लिए होते थे। आज फिर से राजवीर बेचारा जलन के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी उन दोनों का रिश्ता उस हद तक नहीं बढ़ा था, अभी शुरू ही हुआ था। और अंजलि के मुंह से सौरभ का नाम सुनकर राजवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और कोई अंजलि को पुकारते हुए अंदर आया। और कोई नहीं, गिरीश था। उसका आना राजवीर के गुस्से में घी का काम कर रहा था। गिरीश आकर ही पूरी तरह से अंजलि के पास जाकर उससे चिपक कर बोला, देखो यार अंजू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। और फिर वो तीखा आलू का चाट जो अंजलि के लिए लाया था वह उसे दे देता है। और राजवीर उसे जलती हुई नजरों से देखने लगा। इन सब से बेखबर अंजलि ललचाया हुई नजरों से उस आलू चाट को देख रही थी। सौरभ को आलू का चाट बहुत ही पसंद था, और वह भी तीखा आलू का चाट। उसकी मॉम उसे बना कर देती थी, मगर जब से उसकी मॉम उसकी लाइफ से चली गई है तब से उसके लिए कोई भी आलू का चाट नहीं बनाया। उसे समझ में आ गया था कि गिरीश उसके लाइफ का एक नई शुरुआत करवाने के लिए उसे ये तीखा आलू का चाट दे रहा है। तभी उसकी नज़र राजवीर पर पड़ी, जो जलती हुई नजरों से उसे देख रहा था। क्या इस कड़वे करेले को अंजलि से प्यार हो गया है? फिर सौरभ ने कुछ सोचकर बोला, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अभी इसके घर से ज्यादा सेफ प्लेस और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे अभी खुद का बदला लेना है और अंजलि को भी जस्टिस दिलाना होगा। तो मुझे इसके घर में ही रहना होगा, और यह जितना मुझसे प्यार करेगा उतना ही मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरे आने वाले दुश्मन से मुझे बचाने में भी मेरी मदद कर सकता है। और इसके पास तो मेरा प्यारा भाई भी है, और मुझे उससे भी मिलना होगा। कितने दिनों से उसे नहीं देखा, पता नहीं क्या हाल होगा मेरे भाई का मेरे बिना। वो कितना सीधा साधा है, पता नहीं इस ट्रॉमा को कैसे झेल रहा होगा, क्योंकि मेरे बिना तो उसका कोई और इस दुनिया में नहीं है। गिरीश अंजलि को चाट दे ही रहा था कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसके हाथों से चाट छीन लिया और फर्श पर फेंक कर बोला, तुम में थोड़े से भी अकल है या नहीं? वह अभी मेडिसिन ले रही है, उसे अभी बाहर का खाना अलाउड नहीं है, और उसका रिकवर होने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा। तब तक उसे घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने इस गंदे खाने को और खुद को मेरी वाइफ से दूर रखो। गिरीश सदमे में जाने वाला था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से अपने बस और राजवीर की दुश्मनी के बारे में पता था। क्योंकि उसके बस अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से चिढ़ता था वो था राजवीर। और अब रीबर्थ के बाद उसके बेचारी बस अब अपने ही एनिमी की वाइफ बन गई, और बेचारे राजवीर को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। इस वजह से ही शायद उसके बॉस ने डाइवोर्स पेपर मंगवाए थे। तो गिरीश ने थोड़ा सा अटक अटक कर बोला, ये लो अंजू, तुमने जो डाइवोर्स पेपर मंगवाए थे। डाइवोर्स का नाम सुनकर राजवीर का गुस्सा अब हद पार करने लगा। उसने सामने रखा फ्लावर पॉट उठाया और गिरीश के ऊपर फेंक दिया। गिरीश को समझ पाता इससे पहले ही अंजलि ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, नहीं तो बेचारे की सर पर जाकर लगती। अब अंजलि के अंदर का सौरभ जाग गया और उसने गुस्से में राजवीर को बोला, बाडी यह क्या हरकत है? तुम हर वक्त खुद के गुस्से में क्यों दूसरों को हर्ट करते हो? ऐसे बिना वजह किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती। अपने आप को कंट्रोल करो, वरना तुम्हारा गुस्सा एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। फिर से अंजलि के मुंह से जाना पहचाना नाम और जानी पहचानी बातें सुनकर राजवीर पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था। और इसी टाइम अंजलि ने आंखों से के इशारे करके डीएनए सैंपल लेने को बोला और चुपचाप वहां से बाहर भगा दिया। दूसरी तरफ काव्या का हॉस्पिटल वार्ड। काव्या को अब तक होश आ चुका था और वो मिस्टर देशमुख को पकड़ के बहुत ज्यादा रो रही थी। डार्लिंग, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? हमने कितनी ज्यादा सपने सजाए थे अपने बेटे के लिए, मगर वह आने से पहले ही हमें छोड़कर चला गया। और फिर से रोने लगी। मिस्टर देशमुख की आंखें खाली थी और चुपचाप काव्या की बातें सुन रहे थे। ना ही उन्होंने उसे रोने के लिए रोका और ना ही एक भी शब्द उसे कंसोल करने के लिए बोला। उन्होंने थोड़ी देर बाद काव्या को देखकर बोला, तुम्हें मैंने हील्स पहनने के लिए मना किया था ना, तो तुमने क्यों उन्हें पहने? तो काव्या रोते हुए बोली, आपको तो पता है ना, मैं बचपन से ही हील्स पहने आई हूँ। जितना मैं फ्लैट में कंफर्टेबल नहीं हूँ उससे ज्यादा मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं एक बार भी हील्स पहनकर गिर गई हूँ। मुझे लगता है कि वहां पर किसी ने कुछ तो गिराया होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं लापरवाही के वजह से गिरी हूँ। आप प्लीज एक बार उस पूरी जगह इन्वेस्टिगेशन करवाए। मुझे लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो सस्पाइसियस है। मिस्टर देशमुख को भी यह बात पता थी कि काव्या जितना ज्यादा फ्लैट में कंफर्टेबल नहीं है उससे भी ज्यादा वह हील्स में कंफर्टेबल है।
क्योंकि काव्या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसे अपने खर्च उठाने के लिए बचपन से ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। इस वजह से काव्या बचपन से ही मॉडलिंग करते आए है। ऐसे ही एक मॉडलिंग शो पर एक इन्वेस्टर काव्या के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहा था और मिस्टर देशमुख ने उस दिन काव्या को बचाया था। और धीरे धीरे दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी और काव्या मिस्टर देशमुख को पसंद करने लगी थी। और उसने ही पहले मिस्टर देशमुख को प्रपोज किया था। और मिस्टर देशमुख भी अपनी बीवी और बच्चे की एटीट्यूड से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह लोग उसे नीचे समझते हैं। इस वजह से धीरे धीरे उसके साथ मिलकर प्रॉपर्टी हड़पने की प्लान बनाने लगे थे। और फिर उन दोनों की वजह से सौरभ और उसकी मॉम की मौत हो गया। अब जाकर मिस्टर देशमुख को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने उसे फोरहेड पर किस किया और बोला, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि तुम 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाओगी और उसके बाद हम फिर से ट्राई करेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर देशमुख को फिर से अपने पहले वाले अवतार में आते देख काव्या अब रिलैक्स हो चुकी थी। फिर उन्होंने काव्या को बोला, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं बाहर जाकर पता लगाने की कोशिश करता हूं कि आखिर किसकी इतना हिम्मत हो गई कि मेरे प्यार को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। बाहर आकर मिस्टर देशमुख ने उन दोनों बॉडीगार्ड को अपने पास बुलाया और उन्हें घूरकर पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने मैडम को कभी भी अकेला छोड़ा है? और क्या हुआ था उनके साथ जो कि वो इस तरह से गिर गई? तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि तुम लोगों की मैडम हील्स पहनने की वजह से नहीं गिरी है। उनके साथ कुछ तो हुआ है जिस वजह से वह गिरी है। मिस्टर देशमुख की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड ही थोड़े से घबरा गए और उन्हें याद आया कि वह बीच में उस औरत की हेल्प करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैडम से दूर हुए थे, मगर तब तो मैडम अंदर ही थी, इस वजह से उनकी कोई गलती नहीं थी। तो पहले वाले बॉडीगार्ड ने सोचा अगर उनके सर को बाहर से यह बात पता चलेगी तो शायद उनकी नौकरी जा सकती है, इसलिए उसने पूरी बात क्लियर करने की सोची। तारांकन, तो क्या लगता है आपको, क्या मिस्टर देशमुख को पता चलेगा कि सौरभ के वजह से काव्या की मिसकैरेज हुई है? और क्या राजवीर कभी अंजलि को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने देगा? और किसकी बात कर रही थी मिसेज सिंघानिया? 13 दोषी कौन? अब आगे। मिस्टर देशमुख को देखकर दोनों बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को देखा। फिर पहले वाले बॉडीगार्ड ने आज जो हुआ वो सारे इंसिडेंट मिस्टर देशमुख को बता दिया। फिर दूसरे वाले बॉडीगार्ड ने थोड़े हिचकिचाते हुए बोला, सर, जहां पर मैम गिरी थी ना वहां पर पहले ही वह औरत गिर चुकी है। मुझे तो लगता है वहां पर कुछ ना कुछ होगा, इस वजह से वह गिरी होगी। शायद किसी क्लीनिंग स्टाफ से गलती हो गई और वहां पर अच्छे से पोछा नहीं लगाया गया, इस वजह से वह औरत भी गिर गई और बाद में मैम। अब मिस्टर देशमुख को गुस्सा आने लगा। उन्होंने बोला, तुम्हें क्या पता नहीं है, ये हॉस्पिटल कपूरस के अंदर आते हैं और कपूरस कभी भी ऐसी गलती नहीं करते। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर कुछ गिराया होगा, इस वजह से ही पहले वह औरत गिरी और बाद में तुम्हारी मैम। जब वह औरत गिरी थी तो तुम्हें उसी वक्त किसी स्टाफ को लाकर उस जगह को साफ करना चाहिए था, इडियट। आज तुम दोनों की वजह से मेरी और मेरी डार्लिंग की यह हालत हुई है। कल से तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना, अब दफा हो जाओ यहां से। तो दोनों बॉडीगार्ड कुछ कहना तो चाहते थे मगर फिर बेचारे मुंह लटका कर वहां से चले गए। उन लोगों को अब बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उन लोगों ने स्टाफ बुलाकर उस जगह को क्लीन नहीं किया। अगर वह लोग ऐसा करते तो शायद आज उनके बॉस के होने वाली बीवी और बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उन दोनों को नौकरी जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें आसानी से अपने काबिलियत पर कोई भी अच्छी जगह फिर से बॉडीगार्ड की नौकरी मिल जाती। ये सब दूर से खड़ा होकर गिरीश भी देख रहा था। उसे उन लोगों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर उन लोगों के फेस एक्सप्रेशन से और अपने लिप रीडिंग के टैलेंट से वहां पर क्या हो रहा है उसने समझ लिया था। और उसे इन दोनों बॉडीगार्ड के लिए बहुत बुरा लगा। इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल करके इन दोनों बॉडीगार्ड को जॉब पर रखने के लिए बोल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की जॉब उसकी वजह से ही गई है। और अंजलि ने पहले से ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर इन दोनों की जॉब चली जाए तो इन्हें जॉब पर रखने के लिए। दूसरी तरफ अंजलि का हॉस्पिटल वार्ड। अंजलि बेचारी मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई थी और राजवीर उसे अपने हाथों से सेब खिला रहा था और अंजलि उसे ऐसे चबा चबा कर खा रही थी जैसे वो राजवीर का सर हो और उसे इसे खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा हो। राजवीर भी यह सीन देख रहा था मगर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इस वक्त अंजलि के आंखों में एक अजीब से इमोशन दिखाई दे रहे थे, मगर राजवीर अपने काम में मग्न था इसलिए उसने कोई उसे नहीं देखा। एक्चुअली सौरभ को उसके मॉम और नाना जी के अलावा कोई भी पैम्पर नहीं करता था,
मगर जब से वह बड़ा हुआ है तब से उसकी सर पर पूरे कंपनी और उसके पूरे फैमिली की जिम्मेदारी आ चुका था। और साथ में वह माफिया वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है, जिस वजह से हर कोई उससे डरता था। हाँ, कई लोग थे जो उसे दिल से प्यार करते थे, मगर आज राजवीर उसे एक बच्चे होने का एहसास दिला रहा था। ये ठीक ऐसा एहसास था जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होता हूँ। ये सोचकर ही अंजलि का फेस रेड हो गया। हाँ, काव्या उसकी गर्लफ्रेंड तो थी, मगर नाम की गर्लफ्रेंड जिसे सिर्फ उसके पैसों से मतलब था। राजवीर ने देखा कि अंजलि एक तक उसे ही देख रही है। ये देखकर राजवीर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और बोला, तुम्हें भी लगता है ना कि मैं परफेक्ट हूँ, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो, राइट? मेरे जैसे परफेक्ट फेशियल फीचर्स तुम्हारे उस हीरो सौरभ के भी नहीं है। देखो मेरे फिजिक्स देखो, मैं आर्मी में काम करता था और मेरे लुक भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, किसी बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड हीरो से भी ज्यादा। बेचारा अंजलि, जिसके दिल में राजवीर के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रही थी, अब राजवीर की ये कड़वी बातें सुनकर उसका सारा सॉफ्टनेस चला गया। उसने उसे गाली देते हुए मन ही मन बोला, यह आदमी जब तक अपना मुंह बंद रखता है तब तक ही यह बहुत ही ज्यादा स्वीट और केयरिंग है, मगर जब भी अपना जहर जैसा मुंह खोलता है तो दूसरों के लिए जहर ही उगलता है और खुद की मुंह मियां मिट्ठू बनता है। अंजलि ने उसे घूर के देखा और बोला, तुम अपनी एक गंदी जुबान कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहता है तभी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन जब भी मुंह खोलना शुरू करते हो कि तभी दूसरों के लिए जहर उगलना शुरू कर देते हो। राजवीर ने खुद को देखा और बोला, मैं दूसरों के लिए बिल्कुल भी जहर नहीं उगलता, जो सही है मैं वही बोलता हूँ। अगर मैं परफेक्ट हूं तो मैं परफेक्ट हूं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और दूसरे लोग इनपरफेक्ट है, यह उनकी गलती है, इसमें मेरा क्या कसूर? अंजलि ने उसे घूरा और बोला, मुझे अब अस्पताल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। मुझे अपने साथ ले चलो, और हाँ, मुझे ओल्ड कपूर मेंशन नहीं जाना। मुझे तुम्हारे पर्सनल विला जाना है जहां पर तुम रहते हो, क्योंकि ओल्ड कपूर मिशन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते और मैं फालतू लोगों के साथ झगड़ा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इस वजह से मुझे वहां पर नहीं जाना। और वहां पर कोई तो है जो मेरे जान के दुश्मन बना बैठा है, उसे ढूंढने में भी मुझे टाइम लगेगा, इसलिए अब मैं वहां नहीं जाना चाहती। राजवीर को भी यह बात पता था कि वहां पर कोई तो है जिसकी वजह से अंजलि की ऐसी हालत हुई है, क्योंकि उसकी हालत देखकर सबको पता चल गया था किसी ने उसे सर पर बहुत जोर से मारा है, और वह भी बेरहम के साथ। उस घर में कोई भी अंजलि को पसंद नहीं करता था, इस वजह से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। राजवीर खुद उसे टाइम कोमा में था और मॉम और भाई दोनों ही उसको लेकर परेशान थे, इसलिए किसी ने भी अंजलि एक्सीडेंट पर ध्यान नहीं दिया। राजवीर को होश आने के बाद उसे जब पता चला था कि इसका निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया है तो वह भी डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए उसने भी इस एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की थी। मगर अब राजवीर को लगता है कि इस बारे में उसे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, क्योंकि अब अंजलि उसके साथ ही रहेगी और वह भी हमेशा के लिए, और उसका आना जाना भी कपूर मेंशन में लगा रहेगा। भगवान ना करे अगर ऐसा हादसा उसके साथ फिर से हुआ तो। इस बार उसकी जान बच गई, मगर फिर से ऐसा हुआ तो अगर उसकी मौत हो गई तो क्या होगा? राजवीर उसके बिना अकेले रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये सोचकर ही राजवीर का चेहरा काला पड़ गया और उसके आंखों में खालीपन और उदासी नजर आए, मगर फिर राजवीर ने अपनी इमोशन को छुपा लिया। फिर उसके कानों में अंजलि की मधुर आवाज सुनाई दिया, वैसे भी तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है, वो उस फेक तानिया को पसंद करती है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे परेशान मॉम को मुझे फिर से परेशान करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को लेकर ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं उनकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। अपने डैड के जिक्र आते ही राजवीर का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत किटकिटाते हुए बोली, उस धोखेबाज आदमी का नाम मत लो, वह मेरे डैड नहीं है। और मेरी मॉम तुम्हें पसंद नहीं करते, इसका सबसे बड़ा रीजन में था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, मगर अब जब मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो मेरे मॉम भी तुम्हें जरूर पसंद करेंगे, इसलिए उस बात की टेंशन तुम मत लो। और तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा फेक है कि एक दिन उसकी असली चेहरा मेरे मॉम के सामने भी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अंजलि को उसकी बातों से थोड़ा तो बुरा लगा, क्योंकि उसके डैड भी बिल्कुल राजवीर के डैड की तरह ही थे। दोनों ने ही उन दोनों की मॉम को धोखा दिया था, जबकि उन दोनों की मॉम की तो कोई गलती भी नहीं थी। मगर रियल अंजलि की डैड तो उस पर जान छिड़कते थे, मगर उसके मॉम बहुत ही ज्यादा बुरी और चालाक औरत है, जो शायद उसकी रियल मॉम नहीं है। अंजलि के अंदर के सौरभ को अब अपनी पुराने जख्म की याद आ गई, कैसे उसके खुद के डैड ने अपने हाथों से उसका मर्डर किया था। अंजलि से अब रहा नहीं गया, उसने कसकर राजवीर को हक कर लिया। राजवीर उसके इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गया, उसने कसकर उसको अपनी बाहों में समेट लिया।
उन दोनों को ही एक दूसरे के बाहों में सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा था, जिसकी तलाश वो लोग कर रहे थे आप जाकर पूरा हुआ। राजवीर को लगा शायद अंजलि को भी अपनी डैड की याद आ गई, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया ज्यादातर टाइम काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और उसके दादाजी भी इलाज करवाने के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए उन दोनों को अंजलि के कंडीशन के बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो कब कब वह दोनों चले आते। शायद अंजलि की मॉम ने भी उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब तो राजवीर भी उन्हें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया कि उस घर में अंजलि की जान की कोई दुश्मन बन बैठा है तो वह लोग कभी भी अंजलि को राजवीर के पास नहीं रहने देंगे, जरूर उन दोनों का तलाक करवा देंगे। ये राजवीर हरगिज नहीं होने देगा। राजवीर ने उसके हाथों को पकड़ा और अपने होठों से छूकर बोला, कल हम दोनों घर चलेंगे, ठीक है? उससे पहले तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होगा, अगर डॉक्टर ने जाने का परमिशन दिया तभी हम दोनों चलेंगे। और फिर आंख मार दिया। उसकी नज़र बार बार अंजलि के सीने पर जा रहे थे, जो कि उसके हॉस्पिटल के गाउन में थोड़ा सा शो हो रहा था। अंजलि ने मन ही मन बोला, ये बेशर्म आदमी फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, देखो तो इसे जरा भी शर्म नहीं, जब देखो तब फ्लर्ट करता रहता है। और इसकी यह नज़र बार बार इधर उधर क्यों भटक रहा है? इस आदमी से मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना एक दिन यह मुझे नोचकर खा लेगा, वह भी बिना नमक के। अंजलि ने सीरियस होकर उसे बोला, क्या तुम्हारा पैर हमेशा के लिए काम करना बंद कर चुका है या फिर नॉर्मल सा फ्रैक्चर हुआ है? राजवीर ने उसे घुरा और बोला, मेरे पैर अगर काम करना बंद कर दे तो तुम मुझे डाइवोर्स देकर चली जाओगी। तो अंजलि ने उसे घूर के देखा और बोला, अपना दिमाग फालतू चीजों में ज्यादा मत चलाओ और जितना बोला गया है उसका ही जवाब दिया करो। मैंने तुम्हें इसलिए पूछा क्योंकि मेरे एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। अगर तुम्हारे पैर में कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे मिलने जा सकते हैं। राजवीर ने उसे शक भरी नजरों से घूरा और बोला, तुम्हारी ये फ्रेंड लड़का है या लड़की? तो अंजलि ने इरिटेट होकर बोला, लड़का या लड़की उससे तुम्हें क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारी तो पहले से ही शादी हो चुकी है, इसलिए यहाँ वहाँ मुंह मारना बंद करो वरना मुंह नोच लूंगी। वैसे वो एक लड़की है, तुम्हें बस अपने पैर ठीक होने से मतलब होना चाहिए। तो राजवीर ने उसे घूर कर बोला, मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और साथ में इस अस्पताल का भी इंचार्ज है, डॉक्टर ध्रुव, जो कि तुम्हारा भी इलाज कर रहा है। तो अंजलि बोली, वह अच्छा, वह सड़ा हुआ शक्ल वाला डॉक्टर जिसे देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। वो दिखने में ठीक ठाक है, हैंडसम भी कह सकते हैं, मगर हर वक्त पोकर फेस लेकर घूमता रहता है, जैसे उसके फेस पर ही पैरालाइज हो चुका हो। मुझे तो लगता है सबसे पहले उससे खुद की इलाज करवानी चाहिए, वरना उसका वो सड़ा हुआ शक्ल देखकर आधे से ज्यादा पेशेंट भाग जाएंगे। राजवीर को अंजलि के मुंह से अपने फ्रेंड की बुराई सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे अपने वाइफ की आंखों में सिर्फ वो खुद ही परफेक्ट दिखना चाहता था। बाकी उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था और ना ही वह अंजलि को होने देगा। तो राजवीर ने भी बोला, हाँ, और डॉक्टर तो ठीक ठाक है, इलाज भी ठीक ठाक ही करता है, इसलिए ही शायद उसने मुझे बोला है मेरे पैर ठीक होने में 2-3 महीने लग सकते हैं। अंजलि ने आंखें नाचाकर बोली, 2-3 महीने कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है तुम्हें एक बार मेरे फ्रेंड को भी दिखा लेना चाहिए। तुम्हारा फ्रेंड कोई काम का नहीं है, अगर वह एक अच्छा डॉक्टर होता तो शायद तुम अब तक चल फिर रहे होते, मगर देखो तो तुम बेचारे अभी भी व्हीलचेयर के सहारे चल रहे हो, और ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। और अपना फेस ऐसे बना लिया कि सच में उसे राजवीर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा हो, और राजवीर भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया। तो राजवीर उसे देखकर बोला, तुम सही कह रही हो, वो बिल्कुल एक निकम्मा डॉक्टर है। अगर काम का डॉक्टर होता तो अब तक मैं और तुम दोनों ही ठीक हो चुके होते और तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ चुका होता। वो दोनों अपने में ही मगन थे कि तभी वहां पर किसी की खांसने की आवाज आए। तारांकन, तो क्या लगता है आपको कौन आया होगा अंजलि के वार्ड में? तब क्या होगा जब अंजलि की मुलाकात होगी भावेश से? क्या भावेश अपने भाई को पहचान पाएगा? चैप्टर 14, रश्मि शर्मा। अब आगे अंजलि और राजवीर दोनों ही अपना फेवरेट काम, जो कि दूसरों का कमी निकालना है, वह करने में इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्हें आसपास कौन आया या नहीं उसका ध्यान ही नहीं रहा। किसी की खांसने की आवाज सुनकर दोनों ने ही दरवाजे की तरफ देखा, वहां पर और कोई नहीं, ध्रुव खड़ा था। ध्रुव को लगा कि उसे देखकर दोनों को शर्मिंदगी महसूस हो गई या फिर उसे सॉरी बोलेंगे, मगर दोनों ने ही उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे ओहो ही नहीं। इन दोनों का ऐसे बिहेवियर देखकर ध्रुव ने अपना सर हिलाकर बोला, मुझे तो ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरा दोस्त ही इस दुनिया में इकलौता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेशर्म इंसान है, मगर आज मुझे पता चला कि उसकी बीवी भी उसकी तरह ही है, दोनों के दोनों ही महाबेशर्म है।
राजवीर ने उसे घूरा और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम दोनों में से किसी ने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया। एक्चुअली राजवीर को पसंद नहीं आया ध्रुव का ऐसे मुंह उठाकर चले आना, क्योंकि उसे अंजलि के साथ अपना मी टाइम एंजॉय करना था। ध्रुव को भी यह बात समझ में आ रही थी, मगर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने उसे घुरा और बोला, मैं तुम्हारी बीवी का रेगुलर चेकअप करने आया हूँ। रोज इस टाइम पर ही मैं उसकी रेगुलर चेकअप के लिए आता हूँ। फिर अंजलि ने भी मुंह बनाकर बोला, हाँ आते तो हो अपने सड़ा हुआ फेस लेकर। क्या तुम्हारे फेस पर कोई पैरालिसिस हुआ है? क्या सर्जरी की जरूरत है? मेरा एक फ्रेंड है जो कि वर्ल्ड के टॉप सार्जेंट में से नंबर 1 में आता है। मैं उससे तुम्हारी कांटेक्ट करवा सकती हूँ। तुम्हारा फेस का सर्जरी करके बिल्कुल ठीक कर देगा, और मेरा नाम लेने से तुम्हें 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ध्रुव ने उसे घुरा और बोला, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और मुझे बेवजह मुस्कुराना पसंद नहीं। सबके लाइफ में मुस्कुराने का कोई ना कोई रीजन होता है, जब मेरे लाइफ में आएगा तब मेरे फेस पर भी मुस्कुराहट होगी। और राजवीर को घूर के देखा और मन ही मन बोले, इंसान खुद तो मुंहफट है ही और साथ में अपनी बीवी को भी अपने ही दिशा में ले जा रहा है। ये लड़की तो पहले कितनी ज्यादा प्यारी और मासूम हुआ करती थी, मगर इसके साथ रह के इसके जैसा ही बनता जा रहा है। अंजलि ने ध्रुव को देखकर बोला, अच्छी तरह से मुझे चेक करो और बताओ क्या मैं कल घर जा सकती हूँ? मैं तुम्हारे इस अस्पताल में रह रहकर पूरी तरह से पागल हो जाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और नर्स के सिवा देखने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ है दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट, इसे देखकर मैं क्या करूं? वैसे भी मुझे हॉस्पिटल कुछ ज्यादा पसंद नहीं, और तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। इसलिए मैं सोच रही हूं कि तुम्हें चेंज करके अपने दोस्त को ही दिखा दूं। इसलिए जल्द से जल्द मेरे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ। तो ध्रुव को भी अब खुद की बेइज्जती सहन नहीं हुई। उसने घूर के अंजलि को देखा और बोला, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर में से एक हूँ? मेरे पास एक साथ तीनों फील्ड की डिग्रियां हैं, सार्जेंट वाली, साइकेट्रिस्ट वाली और जनरल फिजिशियन वाली। तो तुम अपनी जिस दोस्त की बार बार तारीफों की माला जप रही हो ना, उससे कहीं गुना बेहतर हूं मैं। अंजलि भी बड़ी एटीट्यूड के साथ बोली, मेरी फ्रेंड रश्मि शर्मा सिर्फ और सिर्फ सार्जेंट नहीं है, चाइनीज मेडिसिन में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ में उसे एक्यूपंक्चर भी आता है। मुझे लगता है कि उसके आने के बाद राजवीर के पैर भी ठीक हो सकती है, और शायद मेरी भी याददाश्त चली आए, तो मैं उसे बुलाने जा रही हूँ। रश्मि शर्मा ये नाम सुनकर ही ध्रुव की आंखें चमकने लगी। उसने एक्साइटमेंट के साथ अंजलि को देखा और बोला, क्या तुम रश्मि को जानती हो? तो अंजलि उसे घूरकर बोली, बचपन के दोस्त थे हम। तो ध्रुव ने बोला, हाँ मैं बहुत ही ज्यादा बेकार डॉक्टर हूँ, मुझे भी लगता है कि तुम दोनों को एक बार उसे दिखा लेना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द उसे इंडिया बुलाओ और उससे मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज लेना चाहिए। अंजलि ने उसे अजीब नजरों से घूर कर बोला, तुम्हारे ऊपर यह मुस्कान सूट नहीं करती, तुम नॉर्मल ही ठीक लगते हो, पोकर फेस। अंजलि की इस बात पर ध्रुव का मुंह बन गया। ध्रुव ने थोड़ा सा गुस्से में बोला, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड जितना तो हैंडसम नहीं हूं, मगर मैं भी कम हैंडसम नहीं हूं। लाखों लड़कियां मुझ पर मरते हैं, इसलिए ऐसे बेकार बातें बोलकर मेरा कॉन्फिडेंस लूज मत करो। राजवीर ने अजीब नजरों से अपने फ्रेंड की तरफ देखा और मन ही मन बोला, इसे कभी भी अपने आप को किसी भी डॉक्टर से छोटा कहना पसंद नहीं था, मगर आज वह खुद ही अपने आप को किसी डॉक्टर से नीचे समझ रहा है। कौन ये रश्मि शर्मा, जिसकी उसकी बीवी तारीफों की पुल बांध रही है? राजवीर ने अपने फ्रेंड को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और उसके आंखों में आए हुए चमक को देखा तो तुरंत समझ गया कि कोई नई प्रेम कहानी की शुरुआत होने वाली है। चेकअप करने के बाद ध्रुव ने राजवीर की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी बीवी की सर पर 2 बार चोट लगी है, एक जब वह 16 साल के आसपास थी तब, और अब जब वह 22 साल की हो चुकी है तब। शुक्र मनाओ कि यह सही सलामत है और उसकी ब्रेन के पास भी कोई ब्लड क्लॉट पैदा नहीं हुआ, वरना ये पूरी तरह से कोमा में जा सकती थी या फिर इसकी मौत भी हो सकती थी। जिसने भी इसके सर पर मारा है, इसे मर्डर करने के इरादा से ही मारा है। उसके बाद सुनकर अंजलि के आंखों में खून उतर आया। उसने अपने बड़े बड़े सिल्वर आइस नाचते हुए मन ही मन बोला, थैंक यू अंजलि, तुम्हारी वजह से मुझे जीने का एक और मौका मिला है। मैं उससे जरूर सबक सिखाऊंगी जिसने तुम्हें मरा है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं उसकी लाइफ में नर्क से भी ज्यादा बुरा बना दूंगी। तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ूंगी उसे, तुम टेंशन मत लेना। राजवीर ने भी मन ही मन बोला, तुम जो भी हो जल्द से जल्द तुम्हारा पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, और मेरी जानेमन को जान से मारने की कोशिश करने की सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। ध्रुव ने इन दोनों मियां बीवी को देखा जो कि अपने अलग ही दुनिया में कुछ सोच रहे थे।
उसने मन में अपना सर नामे हिलाकर बोला, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पता नहीं किस दुनिया में गुम रहते हैं। ध्रुव अंजलि की तरफ देखकर बोला, तुम कल घर तो जा सकती हो, मगर घर जाकर तुम्हें मेडिटेशन करना होगा और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाना और साथ में मेडिसिन टाइम पर लेना। और 2-3 महीने तक तुम्हें बाहर का कोई भी जंक फूड खाना अलाउड नहीं है। तुम्हें सिर्फ घर का सादा खाना ही खाना पड़ेगा। राजवीर ने अंजलि की तरफ देखकर टॉन्ट मारते हुए बोला, कोई कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना खाने वाला था, अगर मैं नहीं होता तो अब तक खा ही चुका होता। अंजलि भी उसकी टॉन्ट को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए उसने मुंह बनाकर बोला, तो क्या हुआ, अस्पताल का बेकार सा खाना खा खा कर मेरा मुंह सड़ चुका है, इसलिए मुझे कुछ टेस्टी सा खाना था। अब मैं बेचारी क्या कुछ खा भी नहीं सकती। ध्रुव ने अंजलि की तरफ देखकर बोला, अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना है तो मेरी बात मानना ही पड़ेगा। और फिर राजवीर की तरफ देखकर बोला, चलो मैं तुम्हारा भी चेकअप कर लेता हूं। उसने अंजलि के सामने ही राजवीर का पैर का पूरी तरह से चेकअप किया और राजपूत को देखकर बोला, शुक्र माना कि तुझे अपने पैरों पर कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और तेरे पैर बिल्कुल सही सलामत है। मुझे लगता है कि तुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए, रेगुलर वहां पर जाकर चलने की प्रैक्टिस करना। और फिर अंजलि की तरफ देखकर बोला, तुम भी इसके साथ जाना और इसे चलने में मदद करना। तो अंजलि ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। उन दोनों से बात करने के बाद ध्रुव वहां से चला गया और ऐसे ही दिन निकल गया और आज का पूरा दिन राजवीर ने अंजलि के साथ ही बिताया था और वो उसके साथ पूरा चिपका हुआ था। इस बात पर अंजलि थोड़ा सा इरिटेट तो हुई थी, मगर बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। तारांकन, तो कौन है ये रश्मि शर्मा, क्या कनेक्शन है इसका डॉक्टर ध्रुव के साथ? 15 एक साथ सोना। अब आगे। शाम के 7 बजे राजवीर का ऑफिस का कुछ काम आ गया था, इस वजह से बेचारे को ना चाहते हुए भी सोफे पर बैठकर ऑफिस का काम करना पड़ रहा था, जबकि उसका पूरा ध्यान काम से ज्यादा अंजलि पर था। और अंजलि भी इसी चीज का वेट कर रही थी कि कब राजवीर उससे दूर जाएगा और वो अपना काम कर पाएगी। राजवीर अपना काम कर रहा था और बीच बीच में अंजलि को भी देख रहा था, क्योंकि वो बड़े ध्यान से लैपटॉप पर कुछ देख रही थी और उस चीज को देखते वक्त उसके चेहरे पर सिवाय उदासी के कुछ और नहीं दिख रहा था। और साथ में उसकी आंखों में नफरत और खालीपन भी दिखाई दे रहा था, मगर उसने बखूबी कुछ सेकंड के अंदर उसे छुपा लिया। राजवीर ने भी उसके फेस की उदासी को नोटिस कर लिया था। उसे लगा कि शायद अंजलि कोई सैड मूवी देख रही है, इस वजह से उदास है, इसलिए उसने फिर से अपने काम पर फोकस करना ठीक समझा। अंजलि के सामने इस वक्त काव्या और मिस्टर देशमुख के कुछ पल पहले की सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, जिस पर मिस्टर देशमुख काव्या को कंसोल कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद हम फिर से बच्चे के लिए ट्राई करेंगे और जिस किस की लापरवाही की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम टेंशन मत लो और रेस्ट करो। अंजलि ने लैपटॉप की लाइव फुटेज देखकर मन ही मन बोली, कितना प्यार है ना तुम दोनों में। तो चलो देखते हैं कि मेरे इस नेक्स्ट बार से तुम लोग कैसे बचते हैं। अंजलि मन ही मन पागलों की तरह हंसने लगी। उसके फेस पर अब एक डेबिल स्माइल थी और उसकी उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर किसी सुरीली म्यूजिक की धुन की तरह नाच रही थी। अंजलि ने उस वीडियो का कुछ हिस्सा अपने कंप्यूटर पर सेव कर लिया और उसे अपने तरीके से एडिट कर लिया, फिर गिरीश को सेंड कर दिया। फिर मैसेज पर टाइप करके भेज दिया, ये वीडियो मुझे कल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ चैनल पर चाहिए। इसका टाइटल होना चाहिए, बेटे का एक्स गर्लफ्रेंड बना उसके डैड का माशूका। और साथ में ये भी लिखना कि कहीं सौरभ और उसके मॉम की मौत के पीछे इन दोनों का तो हाथ तो नहीं है, क्योंकि उनकी मौत बहुत ही ज्यादा सस्पाइसियस तरीके से हुआ है। और साथ में उनके मौत के बाद ना ही उनकी बॉडी मिली है, ना ही पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सौरभ का फैन बेस बहुत तगड़ा है, अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो अपने आप ही उसके फैन मतलब मेरे फैन प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे और शायद सच तक भी पहुंच जाए। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें वह मुकाम हासिल होगा जो मैं चाहता हूं, मगर थोड़ा बहुत तो कंपनी के शेयर्स गिरेंगे ही और इसी बात का फायदा उठाकर तुम्हें और शेयर्स खरीदने होंगे। खबरदार, जो शेयर्स किसी और के हाथ लगे तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर अंजलि को कुछ याद आया और बोला, और हाँ, मुझे मिस्टर राज सिंघानिया की डिटेल्स चाहिए और उसकी पत्नी की भी। और मेरी मतलब अंजलि सिंघानिया की बचपन से लेकर आज तक की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। और मैंने तुम्हें जो सैंपल दिया है उसे भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। मुझे 2 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए। ये सब मैसेज भेजने के बाद अंजलि ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ये सब करने के बाद अब अंजलि के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अंजलि ने राजवीर की तरफ देखा जो कि बहुत ही मन लगाकर अपना काम कर रहा था।
या यूं कह सकते हैं कि काम करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उठकर राजवीर की तरफ गई। राजवीर तिरछी नजरों से उसकी हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। अंजलि राजवीर की थोड़ा सा करीब होकर नीचे झुककर लैपटॉप की तरफ देखा, तो उसे समझ में आया राजवीर का ऑलमोस्ट 98% काम खत्म हो चुका था। अंजलि को आपने इतनी करीब देखकर राजवीर की दिल की धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेज स्पीड से धड़कने लगा। उसने अंजलि के हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में बैठा लिया और कसके उसे हक कर लिया, और उसके कान के पास आकर बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? अंजलि बेचारी उसके डबल मीनिंग बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि वैसे ही राजवीर के करीब होने से उसका दिल भी रॉकेट की स्पीड से धड़क रहा था। अंजलि ने हाँ में अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। तो राजवीर ने नीचे झुककर उसके पिंक और रसीले लिप्स को अपने पिंक और मुलायम होठों से दबोच लिया और फिर धीरे धीरे एक लॉन्ग एंड पैशनेट किस करने लगा, और उसके हाथ अंजलि के बॉडी में घूम रहे थे। अंजलि तो पहले राजवीर को रेजिस्ट कर रही थी और छूटने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, मगर राजवीर ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। पहाड़ के सामने चींटी की कोई औकात नहीं रहती। धीरे धीरे अंजलि मदहोश हो रही थी और उसके मुंह से सिसकियां निकल रहा था। वो दोनों पूरे दुनिया से बेखबर किस में बिजी थे। तभी अंजलि के वार्ड का दरवाजा खुला और जिमी अंदर आया। जिमी ने नोटिस नहीं किया था कि वह दोनों क्या कर रहे हैं, इसलिए उसने बोला, अरे भाई रामू, तू यहाँ पर है? मैं तो तुझे तेरे वार्ड में ढूंढ रहा था, मगर तू वहां पर नहीं मिला तो यहाँ पर चला आया। फिर सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उन दोनों के तरफ पिट करके बोला, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं तुम दोनों के लिए डिनर लेकर आता हूं। तब तक अंजलि और राजवीर दोनों अलग हो चुके थे। अंजलि की फेस किसी पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था, मगर राजवीर बेशर्मों की तरह ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजवीर जिमी की तरह देखकर बोली, मुझे लगता है कि तुझे अफ्रीका जाने की बहुत ही जल्दी है। तुझे जरा सा भी मैनर्स नहीं है कि किसी के वार्ड में आने से पहले एक बार नोक किया जाता है। और हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा कुछ कर रहे होते तो। जिमी और अंजलि आंखें खड़े राजवीर को देख रहे थे, क्योंकि इतना बेशर्म कोई कैसे हो सकता है। अंजलि राजवीर की बेशर्मी भरी बातें सुनकर गुस्सा और शर्म के मारे लाल हो गई। उसने गुस्से में राजवीर को देखा और मन में बोली, तुम्हारे साथ कुछ भी कौन करना चाहता है? बेशर्म कहीं का, देखो तो जरा कैसे ये सब बोल रहा है जैसे वह रोज ये सब करता हूं। और फिर उसके गोद से उठकर पैर पटककर बाथरूम में खुद के फेस पर पानी डालने के लिए चली गई। राजवीर ने उसे गुस्से में जाते हुए देखा, मगर कुछ कहा नहीं। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। राजवीर ने जिमी को गुस्से से देखा जैसे वो कोई उसका जानी दुश्मन हो, और गुस्से में बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर हम दोनों के लिए डिनर लाओ, और हाँ, हेल्दी खाना लाना, कुछ भी उठकर मत ले आना। उधर बाथरूम के अंदर अंजलि शीशे के सामने अपने रेड फेस को लेकर खड़ी थी। उसने शीशे में अपने अक्ष को देखकर बोली, तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? तुम भी लड़के हो, राजवीर भी लड़का है। भले ही तुम्हारा शरीर लड़की का हो, मगर आत्मा तो लड़के का ही है ना, इसलिए तुम उसके साथ यह सब कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो तुम्हारी असलियत पता है, भले ही राजवीर को ना पता हो। फिर मन ही मन अंजलि खुद को बोली, मुझे राजवीर से दूर रहना पड़ेगा, वरना मैं गे बनता जा रहा हूं, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता, और खुद के फेस पर पानी छिटे मारने लगी। उधर दूसरी तरफ एक कैफे के अंदर दो मिडिल एज औरत आमने सामने बैठी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को नफरत से देख रही थी। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव नजर आ रही थी, जिसे देखकर उसकी उम्र पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वह दिखने में किसी 30 साल की लड़की की तरह लग रही थी। उन्होंने बहुत ही एलिगेंट तरीके से मेकअप किया हुआ था, जिसे हम नो मेकअप लुक कहते हैं, और साथ में एक ऑर्गेन्जा साड़ी कैरी किया हुआ था, और बहुत ही कम ज्वेलरी पहनी हुई थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था वह एक बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की बहू है। और वह दूसरी औरत बहुत ही ज्यादा मोटी थी, और दिखने में किसी 50 साल की औरत की तरह लग रही थी, और उनके फेस पर 2.5 किलो का मेकअप थोपा हुआ था। साथ में एक बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा चिप लग रही थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वह एक अच्छी इंसान नहीं है। उस औरत के साथ एक 25-26 साल की यंग लड़की बैठी हुई थी, जिसने उन्हें की तरह ही रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था, और साथ में मुंह पर भर भर के मेकअप लगाए हुआ था। सुंदर दिखने वाली औरत ने उस मोटी औरत की तरफ देखकर बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम जो बोल रही हो वह सच बोल रही हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 100 डायन मरे होंगे, फिर तुम्हारी जैसी एक डायन पैदा हुई होगी।
तो वो मोटी औरत कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी मक्कारी भरी हंसी हंसकर बोला, खुद को इतनी सती सावित्री समझने की कोशिश मत करना। मैं जैसी भी हूं लेकिन कभी भी खुद की सगी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैं डायन मरने के बाद पैदा हुई तो तुम भी 100 चुड़ैल मरने के बाद पैदा हुई हो, ये बात भी ध्यान रखना। उस मोटी औरत की इस बात पर उस स्टाइलिश और सुंदर औरत के आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उन्होंने गुस्से में बोला, शट अप यू इडियट, तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो। फिर उन्होंने अपना महंगा पस लिया और बोला, तुम्हें जो जहर उगलना था उगल लिया, अब मैं चलती हूँ। वो स्टाइलिश औरत वहां से जा पाती उससे पहले ही उस मोटी औरत ने अपने पास से एक रूबी का पेंडेंट निकला, जिसे देखकर उसे पतली औरत के आंखों में बहुत सारे इमोशन दिखाई दिए। उन्होंने तपाक से उस रूबी के पेंडेंट को उस औरत के हाथों से छीन लिया और गुस्से से उस मोटी औरत को देखकर बोली, तुम्हारे पास ये कहां से आया। अंजलि का हॉस्पिटल वार्ड। थोड़ी देर बाद जिमी उन तीनों के लिए डिनर लेकर आ गया था। राजवीर और अंजलि दोनों ही मरीज थे, इसलिए उन दोनों के लिए वेजिटेबल सूप था और जिमी ने अपने लिए राजमा चावल, बूंदी का रायता और सलाद लाया था। पहले जो अंजलि डिनर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर जब उसने अपने डिनर में वेजिटेबल सूप देखा उसका मुंह बन गया। उसे ब्रोकली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उस वेजिटेबल सूप में भर भर के ब्रोकली और शिमला मिर्च था। वह तरह तरह के मुंह बनाकर सूप पी रही थी और तरह तरह के मुंह बनाते हुए वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। राजवीर खाने के मामले में पिकी नहीं था, वह हर तरह का हेल्दी फूड आसानी से खा सकता था। राजवीर भी चुपचाप अपना डिनर एंजॉय कर रहा था और साथ में अंजलि को भी देख रहा था। अंजलि का पूरा ध्यान जिमी के डिनर प्लेट पर था और ललचाई हुई नजरों से उसके डिनर को देख रही थी और मुंह बनाकर अपना डिनर खा रही थी। राजवीर ने अंजलि को देखकर बोला, चुपचाप अपना डिनर करो, तुम्हें जो भी खाना है 3 महीने बाद खा लें, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, उल्टा मैं तुम्हें खुद के हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। मेरे हाथों का खाना किसी 5 स्टार शेफ से काम नहीं है। अंजलि के अंदर के सौरभ को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। उसने अपनी मम्मी को बेहतर फील करवाने के लिए खाना बनाना सीखा था, मगर उसे यह बात नहीं पता थी कि राजवीर को भी खाना बनाना आता है। वो हैरानी से राजवीर को देखने लगी, जैसे उसकी बातों को बिलीव नहीं कर पा रही हो। जिमी बीच में कूदते हुए बोला, अंजलि राजवीर सही बोल रहा है, वह बहुत ही अच्छा खाना बना सकता है। इसके बाद जिमी चुप हो जाता है क्योंकि उसे राजवीर की घूरती हुई नजर अपने ऊपर महसूस हुआ। क्योंकि राजवीर सौरभ के उसके लाइफ के जाने के बाद और साथ में उसके पापा के उसकी मॉम को धोखा देने के बाद डिप्रेशन में चला गया था। तब उसके डॉक्टर ने उसे बहुत से एक्टिविटी करने को बोला था, तभी उसने कुकिंग भी सीख लिया था। तो अंजलि ने मुंह बनाकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खुद के लिए खाना बना लूंगी क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी तरह से खाना बनाना जानती हूँ। तो राजवीर चाहते हुए बोला, ठीक है फिर तुम मेरे लिए खाना बना देना। तो अंजलि ने चिढ़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। तो जिमी ने उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ठीक है फिर तुम दोनों मेरे लिए खाना बना देना। तो दोनों ने ही चिल्लाकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही तू मैं करते हुए उन तीनों का डिनर खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद जिमी भी वहां से चला गया। खाने के बाद अंजलि बहुत ज्यादा बोर होने लगी, इसलिए उसने इंटरनेट पर फिनिक्स, जो कि इस टाइम का एक जाना माना सिंगर था, उसके गाने सुनने लगी। वह एक फीमेल सिंगर थी जिसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता था। फिनिक्स के गाने को सुनने के टाइम अंजलि के आंखों में अलग से ही चमक था। उसकी सिल्वर आंखें चमकते हुए और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे और राजवीर भी फिनिक्स के गानों को बहुत ही दिल लगाकर सुन रहा था। राजवीर को भी फिनिक्स के गाना सुनना बहुत पसंद था। 1 साल पहले फिनिक्स म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थी और वह कौन है, कहां से आई है, ये बात किसी को भी नहीं पता। सिर्फ इतना ही पता है कि फिनिक्स की एक बहुत ही तगड़ा और मिस्टीरियस बैकग्राउंड है और फिनिक्स का एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसका नाम एन है, जो सिर्फ फिनिक्स के लिए ही बनाया गया है। फिनिक्स साल में सिर्फ 2 ही गाना लॉन्च करती है और जो कि सुपरहिट होता है। राजवीर अंजलि की तरफ देखकर बोला, तो तुम्हें भी फिनिक्स के गाना सुनना पसंद है। तो अंजलि ने एक रहस्यमयी हंसी हंसकर बोली, हाँ क्यों नहीं, फिनिक्स का गाना सुनना तो सबको पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो राजवीर ने उसे देखकर बोला, तुम्हें देखकर कभी भी नहीं लगता था कि तुम इस टाइप के गाना सुनना पसंद कर सकती हो। मुझे तो लगता था तुम बहुत ही ज्यादा संस्कारी टाइप की लड़की हो, जिसे क्लासिकल गाना सुनना पसंद होगा, ना कि इस टाइप का मॉडर्न। तो अंजलि ने उसे घुरा और बोला, मुझे इस टाइप के गाना सुनना, गाना गाना, डांस करना, बॉक्सिंग करना, स्विमिंग करना और भी बहुत कुछ आते हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। दोनों की ऐसे नोक झोंक करते करते सोने का वक्त हो गया।
अंजलि ने राजवीर की तरह देखकर बोला जाओ यहाँ से और आपने रूम में जाकर सो जाओ क्योंकि मैं अपना बेड तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाली। तो राजवीर ने उसे देखकर बोला कोई बात नहीं, तुम मरीज हो, मैं तुम्हारे लिए एडजस्ट कर लूंगा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। ओ अलग बात है अगर तुमने मेरे नींद का फायदा उठाकर मुझे बेड पर ले गई तब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैर भी तो काम नहीं करते। और फिर राजवीर सोफे पर सो गया। अंजलि ने घूरकर उस महाबेशर्म आदमी को देखा और फिर बेड पर सो गई। अंजलि रोज रात को डरावने सपने के कारण ठीक से सो नहीं पाती थी मगर आज रात उसे बहुत ही अच्छा और सुकून का नींद आया। जब वह सो रही थी तब उसे अपने पास एक गर्माहट की एहसास हुआ जो उसे सेफ फील करवा रहा था। अगली सुबह 7 बजे अंजलि की नींद खुली और नींद खुलते ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर अंजलि चिल्ला उठी। तारांकन च 16 अंजलि और भावेश की पहली मुलाकात। अब आगे अंजलि के बेड पर और कोई नहीं राजवीर सोया हुआ था, जो कि उससे पूरी तरह से चिपक कर सोया हुआ था। अंजलि ने 2-3 बार चिल्लाया मगर इससे उसका नींद नहीं टूटा। इसलिए उसने सोचा कि एक लात मार के इस शैतान को उठाया जाए। फिर उसे याद आया कि इसकी तो पैर पहले से ही टूटी हुई है। अगर लात मारने से उसका पैर पूरी तरह से टूट गया तो। नहीं अंजलि, तू ऐसा नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, पूरा पानी का ग्लास इस ठरकी करेले के ऊपर उड़ेल देता हूँ। मगर यहाँ से हिलूं कैसे? देखो तो ये ठरकी करेला पूरा ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपक कर सो रहा है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे यह मुझे छोड़ेगा तो मैं उससे दूर चली जाऊंगी। अंजलि ने किसी तरह से खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया और पासी में रखा ग्लास का पूरा पानी राजवीर के मुंह पर उड़ेल दिया। राजवीर जो अपनी पत्नी के बाहों में आराम से सो रहा था, ऐसे किसी के उसके ऊपर पानी फेंका तो उसका पूरा नींद गायब हो गया। उसने छत से उठकर गुस्से में बोला, हु द हेल आर यू? किसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे द ग्रेट राजवीर कपूर से पंगा ले? अंजलि जो पास में ही खड़ी थी उसने घूर के उसे देखा और बोला, अरे ओ मजनू की औलाद, तुम तो सोफे पर सोए हुए थे ना, तो फिर बेड पर कैसे आ गए? अब राजवीर को सारा माजरा समझ में आया कि उसकी बीवी ने ही उसका मीठी नींद खराब किया है। उसने मुंह बनाकर बोला, हाँ मैं तो सोफे पर सोया हुआ था, मैं कैसे बेड पर आ सकता हूँ? मेरे तो पैर भी खराब है, देख रहे हो मेरे पैर में, तो इससे कैसे चल सकता हूँ? अंजलि का तो जी कर रहा था इस बेशर्म आदमी का मुंह तोड़ दे, मगर उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। उसने मासूम सा शक्ल बनाकर उसे देखा और बोला, तुमने ही मेरा नींद में होने का फायदा उठाया है। मैं जब सो रहा था तुमने ही मुझे गोद में उठाकर बेड पर लाया है। अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि सब मेरा किया कराया है। अब अंजलि को गुस्सा उसके आखिरी लिमिट तक पहुंच चुका था। उसने गुस्से में राजवीर को देखा और बोला, यू लाया करेला, मैं तुम्हें उल्लू नजर आता हूं? जो तुम बोलोगे वह मैं मान लूंगा। बेशर्मी की भी ना हद होती है। अगर फिर से मेरी करीब आने की कोशिश की तो इस बार ना जो आधे पैर ठीक हुए हैं उसे भी मैं खराब कर दूंगा और तुम फिर से कभी चल भी नहीं पाओगे। ये बोलकर पैर पटते हुए बाथरूम के अंदर घुस गई और राजवीर बेशर्मों की तरह बेड पर ही पड़े रहा। उसकी नज़र बाथरूम की तरफ थी और उसके फेस पर एक रेयर स्माइल था। अगर जिमी अपने फ्रेंड को इस तरह से देखता तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाता। उधर अंजलि जब फ्रेश होने के लिए अपना ड्रेस ओपन किया तो उसके आंखें हैरान के मारे खुले के खुले रह गए। उसने जोर से चिल्लाया, राजवीर, आई विल किल यू बस्टर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना मेरे परमिशन के मुझे छूने की? अंजलि के सीने के आसपास, गले पर और कॉलर बोन के आसपास बहुत सारे लव बिट्स के निशान थे। अंजलि जब मिरर में अपना फेस देखा तो पाया उसके होंठ भी सूजे हुए थे। थोड़ी देर बाद अंजलि फ्रेश होकर बाहर आए। वही जानती थी कि उसने अपना गुस्सा किस तरह से कंट्रोल किया था। राजवीर ने उसे देखा, उसे समझ में आ गया था उसके करतूत के बारे में अंजलि को पता चल चुका है, मगर उसके चेहरे पर इस बात का कोई गिल्ट फीलिंग नजर नहीं आ रहा था, उल्टा उसे तो प्राउड फील हो रहा था। राजवीर ने एक पप्पी फेस बनाकर बोला, जानेमन प्लीज मुझे फ्रेश होने में हेल्प करो। तो अंजलि ने उसे घूरकर बोला, तुम खुद फ्रेश हो जाओ, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। तुम्हें तो पता है ना मुझे दूसरों के टच से एलर्जी है, इसलिए प्लीज जानेमन मेरा हेल्प कर दो। देखो मेरा ओ नालायक फ्रेंड जिमी भी तो नहीं आया अब तक। तुम अगर चाहते हो कि हम जल्दी घर जाए तो प्लीज मेरे हेल्प कर दो। अंजलि और सौरभ दोनों को ही पता था कि राजवीर जार्मोफोबिक है। उसे हर किसी का टच पसंद नहीं आता और उसे एलर्जी होने लगता है। इस वजह से ना चाहते हुए भी अंजलि ने उसे भारी भरकम आदमी को किसी तरह से व्हीलचेयर पर बैठाया, फिर बाथरूम में ले गया और एक गीले टॉवल से उसके फेस को पोंछा और फिर टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर उसे दे दिया। राजवीर को पूरी तरह से फ्रेश करने के बाद अंजलि उसे लेकर बाहर आ गई।
राजवीर ने उसे देखकर आंख मारते हुए बोला, तब तुमने मुझे कैसे व्हील चेयर पर बैठाया था याद है? मुझे लगता है कि रात को मेरे नींद का फायदा उठाकर तुमने ही मुझे बेड पर ले जाकर सुला दिया होगा। क्या बहुत मिस कर रही थी तुम मुझे? अंजलि जो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, राजवीर की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर उसने गुस्से में राजवीर को देखा और दांत किटकिटाते हुए बोला, थड़की करेला, अगर अपने आप को सही सलामत चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो और अपने असिस्टेंट को बोलो खाना लाने के लिए। तभी बाहर दरवाजा खुला और जिमी हाथ में खाने का पैकेट लेकर अंदर घुस गया। उसने देखा कि अंजलि बहुत गुस्से में राजवीर को देख रही है और राजवीर बेशर्म की तरह उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। जिमी उन दोनों को देखकर बोला, हेलो गाइस, कैसे हो तुम दोनों? और फिर राजवीर की तरह देखकर बोला, रामू तुम दोनों के लिए खाना लेकर आया हूं और यह मेरे शॉप ने बनाया है बिल्कुल हेल्दी तरीके से, तो इसलिए तू इसे अंजलि को खाने के लिए नहीं रोक सकता। ये बेचारी तेरी तरह उबली हुई सब्जी नहीं खा सकती। मैंने कल देखा था इस बेचारी को सूप खाने में कितनी दिक्कत हो रही थी। अंजलि, जो कि जिमी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, जब उसने सुना कि जिमी उसके लिए अच्छा सा खाने के लिए लाया है तो उसकी आंखें चमक उठी। तो उसने बोला, तुम मेरे लिए क्या ले आए हो? तो जिमी बोला, पहले तो मैं मसाला डोसा लाने वाला था, मगर फिर मुझे याद आया कि डॉक्टर ने तुम्हें मसाला खाना से मना किया है और सादा खाना खाने के लिए बोला है, इसलिए मैंने तुम्हारा प्लेन डोसा लाया हूँ। इस बात से अंजलि थोड़ा तो निराशा हुई, मगर उबली हुई सब्जी खाने से अच्छा है प्लेन डोसा ही खा लेना। इसलिए उसने बोला, ठीक है जल्दी लाओ, मुझे भूख लगी है, और साथ में चटनी तो लाए हो ना, उसके बिना डोसा खाने का मजा नहीं है। तो जिमी ने बोला, नेकी और पूछ पूछ चटनी के बिना मैं कभी डोसा इमेजिन ही नहीं कर सकता। जैसे पराठा लस्सी के बिना अच्छा नहीं लगता है और साथ में थोड़ा सा अचार हो जाए तो मजा आ जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों ही एक साथ राजवीर के घर की तरफ निकल गए। पाली हिल के सबसे पोश इलाके में राजवीर का विला था और विला के सामने बहुत बड़ा गार्डन था और किसी राजा महाराजा की तरह एक बड़ा सा गेट भी था और गेट के सामने 2 शेर के स्टैचू लगे हुए थे और घर के अंदर लिविंग रूम किसी समुद्र से कम नहीं था, क्योंकि राजवीर को समूची प्राणी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। इसलिए वहां पर आर्टिफिशियल समुद्र बनाकर उसमें ऑक्टोपस, केकड़ा, शार्क, जेलीफिश, सीहॉर्स और भी बहुत सारे समुद्री प्राणी से कांच के दीवार के अंदर कैद करके रखा हुआ था। पूरा लिविंग रूम एक चलता फिरत एक्वेरियम था। दूसरे मंजिल पर गेस्ट रूम था और तीसरी मंजिल पर था राजवीर का कमरा। वहां पर पास में ही जिम रूम था और साथ में बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए भी अलग अलग कमरे बने थे। तीसरी मंजिल पर किसी के जाने का परमिशन नहीं था, सिर्फ घर का सबसे पुराना नौकर रामू काका ही वहां पर जा सकते थे। कुछ देर बाद राजवीर की कार वहां पर आकर रुकी। अंजलि चमकती हुई आंखों से नीचे उतरी, क्योंकि उसे अपने भाई से मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। राजवीर को जिमी उतारने में हेल्प कर रहा था और अंजलि उन दोनों को देखकर मुंह बनाकर बोली, तुम फ्यूचर में कभी कार मत चलाना, क्योंकि तुम्हारा ड्राइविंग स्किल बहुत ही ज्यादा खराब है। पता नहीं कब तुम्हारा मूड खराब हो और कार किसी पेड़ के साथ ठोक दो या फिर किसी ट्रक के साथ ठोक दो। तुम्हारा क्या भरोसा, और उस वक्त में तुम्हारे साथ कार में हुई तो मैं तो भगवान को प्यारी हो जाऊंगी ना। और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, इसलिए तुम कभी भी कार मत चलाना। राजवीर ने उसे पूरा और बोला, हाँ मैं मानता हूं कि मुझे कार चलानी उतनी अच्छे से नहीं आती थी जितना मैं सोच रहा था। इंसान पूरी तरह से तो परफेक्ट नहीं होता ना, उनमें थोड़े से खामियां भी होना चाहिए। जैसे मुझ में है, नहीं तो मैं इंसान नहीं भगवान होता। अंजलि हैरान होकर राजवीर को देखने लगी और मन ही मन बोली, ये लड़का जो हर वक्त खुद को परफेक्ट बोलता रहता है, अब खुद की खामियां भी एक्सेप्ट कर रहा है। स्ट्रेंज, ऐसे उल्टी गंगा क्यों बह रहा है? फिर राजवीर ने उसे बोला, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ज्यादा सर्वेंट नहीं है। 2 मेल सर्वेंट है जो कि जब मैं बुलाता हूँ तभी आकर काम करके चले जाते हैं। ज्यादातर टाइम में ऑफिस में ही रहता हूँ, उस टाइम में वह लोग घर के साफ सफाई करते हैं। अब जब तुम आ गई हो तो तुम्हारे लिए एक फीमेल सर्वेंट भी मुझे लाना पड़ेगा। अंजलि बताना चाहती थी कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है जो तुम्हें सही लगे वह करना। जिमी, जो खुद को इग्नोर होता हुआ महसूस कर रहा था, उसने मुंह बनाकर बोला, तुम दोनों मियाँ बीवी क्या घर के अंदर भी जाने वाले हो, या फिर पूरे साल की बात तुम दोनों यहाँ पर बैठकर ही करने वाले हो? दोनों ने घुरकर जिमी को देखा और फिर बोला, शट अप यू इडियट, हर वक्त बीच में मत बोला करो। फिर अंजलि ने राजवीर का व्हीलचेयर पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली गई। अंजलि जब विला के अंदर खुश होते हुए गई तो उसे अपनी तरफ एक बड़ा सा शार्क आते हुए नजर आया। वह बेचारी डर के मारे चिल्ला उठी और फिर बाहर भागते को हुई तो टेबल से टकराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने अपने मजबूत बाहों में थाम लिया। सिंघानिया विला।
मिसेज सिंघानिया और तान्या दोनों ही बहुत खुश नजर आ रही थी। तान्या ने अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम अब मैं सच में किसी घर का रियल प्रिंसेस बनने जा रही हूँ। अब मुझे नकली प्रिंसेस नहीं बने रहना पड़ेगा और लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। अब तो मैं उस अंजलि से भी ज्यादा अमीर बनूंगी। अब आप देखना, मैं राजवीर को अपना बनाकर ही रहूंगी। मिसेज सिंघानिया ने उसे देखकर बोला, अब मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूं, तुम्हारी मॉम तो दक्षा वालिया है, मुंबई की नंबर 1 सोशलाइट और रॉयल फैमिली की प्रिंसेस। और तुम ही अब उनकी इकलौती बेटी हो, तो तुम्हें ऐसे बेकार की ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस उन्हें बताना है कि तुम्हें राजवीर चाहिए, वह तुम्हें कुछ भी करके उसे लाकर जरूर देगी। आखिर उसे अपनी बेटी 22 साल बाद जो मिल रही है। तानिया ने अपनी मॉम को देखकर बोला, मगर मम्मी मैं तो 22 साल की नहीं हूं, मैं तो 26 साल की हूं। तो आज मैसेज सिंघानिया ने गुस्से में उसे देखा और बोला, अपना दिमाग मत चलाओ, जितना मैंने बोला है उतना करो और उनके ब्रेन ए से वश करना कि उन्हें तुम्हारे अलावा किसी के बात पर कोई विश्वास ना हो। घर के बाहर कार आ चुकी है, चुपचाप उसमें बैठ जाना। और एक बात, उस दक्षा से थोड़ा सा संभल कर रहना। वह बस तुम्हें उस रूबी नेकलेस को देखकर ही नहीं मान जाएगी कि तुम उसकी बेटी हो, समझ गए। उसके क्लोज जाने की कोशिश करना और उसे जितना हो सके उतना मक्खन लगाना जिससे वह तुम्हारे इशारों पर नाचे। तो फिर तानिया ने अपनी मॉम को देखकर बोला, एक बात बताए, आपको वो नेकलेस मिला कहाँ से? तो मैसेज सिंघानिया ने एक सातिर तरीके से मुस्कुरा कर बोला, और तुम्हें अब नहीं बता सकती, जब टाइम आएगा तुम्हें अपने आप पता चलेगा। फिर तानिया ने बोला, आपको नहीं लगता कि उन आंटी की शक्ल कुछ जानी पहचानी है? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पहले कभी देखा है। तारांकन, तो क्या लगता है आपको, कौन है ये दक्षा वालिया और क्या राज है उस रूबी नेकलेस का? और कौन गिरने से बचाया है अंजलि को? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम्स सून।